रहा, कमरे में रहा बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आमिर साहब शुरू कीजिए। वो कह रहे हैं कि 10 सेकंड में वो कह रहे हैं कि हाँ लाइव हो गया है, इट इज लाइव नाउ। करें ताहिर, शुरू कर दें? चलें ठीक, बहुत शुक्रिया। सरगोदा लिटरेरी फेस्टिवल के चौथे एडिशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज इस फेस्टिवल का पहला ऑनलाइन सेशन है और हम तमाम काबिल कदर मेहमानान ग्रामी को खुश आमदीद कहते हैं। हम आज एक इंतहाई अहम और काबिल कदर मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक हमारी सकाफत, समाज, इज्तमाई तहजीब और शनाख्त के साथ बनता है। और हमारा आज का मौजू है कसीर सकाफती समाज में शनाख्त का हसूल। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सोहेल और हमारे साथ हैं कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जानी पहचानी जाने वाली अहम शख्सियात, जिनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं मुख्तसर तारुफ अपने तमाम शुरका का करवा देना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि वेब पे जो हमें स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए। हमारे साथ मेहमान हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब। डॉक्टर साहब सदर नशीन हैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान के। इससे पहले आप शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर सिंध में प्रो वाइस चांसलर, डीन ऑफ आर्ट्स और सदर शोबा के तौर पर भी काम करते रहे हैं। और डॉक्टर साहब को मैं लिटरेरी फेस्टिवल के चौथे एडिशन में खुश आमदीद कहता हूँ। एक बहुत जाना हुआ नाम, दानिश्वर हैं और एक ख़ास पहचान रखते हैं। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर नजीब जमाल साहब। आजकल डॉक्टर साहब जो हैं एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में के शोबा उर्दू में बहसियत प्रोफेसर के काम कर रहे हैं। इससे पहले आप बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बतौर सदर शोबा, डीन ऑफ आर्ट्स के तौर पे भी काम करते रहे हैं। इसके अलावा मिस्र की जामिअतुल अज़हर में 4 साल के लिए आप उर्दू चेयर पे भी आपने काम किया है। बीजिंग यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के लिए भी काम किया है। बहुत सी किताबें हैं आपकी और बहुत से मकालात हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने आपके खिदमात के सिलसिले में आपको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ शायर हैं, नावल निगार, ड्रामा निगार, दानिश्वर और हम सब के जाने पहचाने और हम सब को बहुत अजीज़ हैं प्रोफेसर डॉक्टर असगर नदीम सैयद साहब। आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में बतौर प्रोफेसर के आपने तवील अरसा तदरीस का फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इसके अलावा आप बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में शोबा फिल्म और टीवी के साथ भी मुंसलिक हैं। इसके अलावा आपके बहुत से नावल, बहुत सी शेरी कुतब और बहुत से ड्रामे जो हैं वो शाया हो चुके हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे अल्फाज बहुत इजाफी होंगे। 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा है। इसके अलावा आप PTV अवार्ड बराए बेहतरीन ड्रामा निगार, बेस्ट राइटर के तौर पे भी आपको मिला है। बहुत से ड्रामे आपकी पहचान है, दरिया, चांद ग्रहण, हवाएं, निजात, गुलाम गर्दिश, एक तवील फहरिस्त है, और हमारे लिए एजाज़ है कि आप हमारे साथ शरीक हैं। हमारे तीसरे मेहमान भी किसी तारुफ के मोहताज ऐसी शख्सियत नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, और हमारे लिए एक फ़ख्र है कि डॉक्टर साहब जो हैं जो हम जदीद उर्दू तनकीदी मुबाहिस के हवाले से, जदीद उर्दू तनकीद के हवाले से और जदीद अफसाने के हवाले से आप जानी मानी शख्सियत हैं। आप ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर के काम कर रहे हैं, और इससे कबल आप डायरेक्टर जनरल रहे उर्दू साइंस बोर्ड के। कॉलोनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट मॉडर्न सिचुएशन आपके पसंदीदा मौजूआत हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आपकी बहुत सी किताबें जो हैं शाया की हैं, और हाल ही से मुराद है कुछ अरसे से डॉक्टर साहब ने तख्लीकी एतबार से अफसाने में भी अपना एक ख़ास मुकाम जो है वो बनाया है, और यकीनन हमारे जदीद तनकीद के जो सर फहरिस्त के नाक़दीन हैं उनमें इनका शुमार होता है। मैं तमाम हाज़रीन को, शुरकाए गुफ्तगू को जो खुश आमदीद कहता हूँ, और ममनून हूँ कि आप मेरी दरख्वास्त पर जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमें ये शर्फ बख्शा है। आज हम इस मौजू के ऊपर जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये मौजू साज़ा के खासा पेचीदा मौजू है कि एक कसीर सकाफती माशरे के अंदर जहाँ हम सांस ले रहे हैं, और जहाँ पे मुकामियत और आलमगीरियत के बीच में जो एक हद फासिल है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती चली जा रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर हमारी एक अपनी शनाख्त, बहसियत फ़र्द के भी, बहसियत एक कौम के भी, वो शनाख्त कैसे बनती है, और शनाख्त, और वो जो मिटती हुई शनाख्त अगर है
تو ہم اسے کس طرح اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کو زحمت دوں گا کہ آپ اس بارے میں گفتگو کریں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو شاید اپنے لیکچر کے لیے جلدی جانا ہے. ہماری یہ گفتگو جو ہے ہم 1 بائی 1 اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے. 15 سے 20 منٹ تمام پینلسٹ کے پاس ہوں گے. اس کے بعد ہم ایک جنرل گفتگو اور کچھ سوالات کا سلسلہ ہوگا وہ ہم لیں گے. تو سب سے پہلے میں زحمت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناصر عباس نیر کو کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے اپنی آراء پیش کریں. جی ناصر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر ناصر. ڈاکٹر ناصر عباس, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ باقی پینلسٹ کو آ رہی ہے آواز میری؟ ہاں, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. یہ بھی آ رہی ہے. ہاں میرے خیال میں آ رہی ہے بالکل آواز. میرے خیال میں شاید کوئی ان کا کنیکٹیویٹی کا انٹرنیٹ کا شاید کوئی ایشو. جی تو ہم تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہیں. ناصر کو ہم ساتھ لے لیں گے کیونکہ میرا خیال ہے کہ تقدیم و تاخیر کا کوئی ایسا پرابلم نہیں, آپ مجھے لے لیں. آپ سے ہم آخر میں تھوڑا بات کریں گے. ڈاکٹر یہ میں معافی چاہتا ہوں, عامر صاحب معذرت چاہتا ہوں. جیسے اچانک آپ اگر آپ کو کہیں اور مصروفیت ہے تو میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. نہیں, ناصر صاحب آ گئے پہلے. میں معافی چاہتا ہوں, وہ اچانک انٹرنیٹ بند ہو گیا اور وہ اچانک پھر چل بھی گیا. میں جی ناصر, آپ لائیو ہو گئے ہیں ہمارے پاس؟ جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. جی آپ اس موضوع کے حوالے سے اگر اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. 15 سے 20 منٹ آپ کے پاس ہیں. جی سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اچانک جب آپ نے میرا نام پکارا اس گفتگو کے لیے تو اس کے ساتھ ہی یہ انٹرنیٹ میرے گھر کا بند ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر میں بحال ہو گیا. اس کی معذرت. اور دوسرا آپ کا شکریہ, سرگودا لٹریری فیسٹیول کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ایک نہایت اہم اور جسے آپ نے بالکل بجا کہا ہے کہ ایک پیچیدہ موضوع پر گفتگو کی دعوت دی. یہاں اس مجلس میں شاہ صاحب ہیں, یوسف خشک صاحب ہیں, ڈاکٹر نجیب جمال صاحب ہیں, آپ خود ہیں. تو ان دانشوروں کی موجودگی میں اس موضوع پہ شاید میں اتنی اچھی گفتگو نہیں کر سکوں گا. یہ مجھ سے بہتر گفتگو کر سکیں گے. میں صرف اس جو آپ نے تھیم رکھا ہے یا جو بنیادی موضوع رکھا ہے کہ کثیر ثقافتی سماج میں شناخت کی جستجو یا شناخت کا حصول, اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں. دیکھیں, ایک بنیادی بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ایک اب کثیر ثقافتی سماج ہے. یہ دنیا جو ہمیں حقیقی طور پر اپنے ملک میں بھی دکھائی دیتی ہے, اپنے ملک سے باہر بھی دکھائی دیتی ہے. یہاں تک کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ یا جس کو آپ ورچوئل ورلڈ کہہ لیں, جب اس میں بھی آتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رابطہ, ہمارا سامنا اور ہمارا تعلق جس دنیا سے ہے وہ ایک رنگ کی نہیں ہے. اس میں کئی رنگ ہیں, کئی ثقافتی رنگ ہیں, کئی زبانیں ہیں, کئی طرح کے تصورات ہیں, کئی طرح کے ورلڈ ویوز ہیں. تو ایک جو تکثیریت کا ہمیں احساس اپنے ہر قدم پر ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ جب کسی اپنے ہی ایک بڑے شہر کے کسی بازار میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اس کثیر ثقافتی دنیا کا احساس ہوتا ہے. مختلف ملکوں کے آپ کو برانڈز, مختلف ملکوں کے آپ کو شاپنگ سینٹر, مختلف ملکوں کے لباس, اور کئی لوگ اگر جو میٹروپولیٹن شہروں میں ہوں تو وہاں کئی ملکوں کے لوگ آپ کو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک امر واقعہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ایک کثیر ثقافتی دنیا ہے. لیکن یہ تو ایک ہمارا بنیادی پرسیپشن ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں مختلف زبانیں اور مختلف کلچرز کے لوگ ہیں. اب اصل سوال یہ کہ اس کثیر ثقافتی دنیا کا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ آپ اس میں کیسے رہیں, کس طرح اپنی شناخت کی جستجو کریں. کیونکہ جب آپ مختلف لوگوں کے پاس کے سامنے جاتے ہیں اور ان کی مختلف زبانیں بولتے ہیں مختلف کلچر کے ساتھ, تو خود آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس کلچر کے ساتھ ہے. تو اس میں یہیں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک آئیڈینٹی کا, یعنی کثیر ثقافتی سماج ہی اپنے ہونے میں ایک شناخت کے مسئلے کو جنم دیتا ہے. اب یہ جو مطلب شناخت کا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے لیکن یہ مختلف معاشروں میں مختلف پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک تمام, اگرچہ یہ ہر معاشرے کی اپنی ایک سماجیات ہے یا اس کی ایک اپنی تاریخ ہے, جیسے اب ہم جو ہیں وہ پوسٹ کولونیل ممالک ہیں
कॉलोनियलिज्म से गुजरा, तो हमारे मसाइल मुख्तलिफ हैं। इसी तरह जो फर्स्ट वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, अमेरिका, यूरोप है, उनके बिल्कुल अलग मसाइल है। ये तो हमें ये होता, लेकिन एक चीज हमें इस कसीर सकाफती दुनिया में बिल्कुल एक मुश्तरक दिखाई देती है कि शनाख्त का मसला पैदा उस वक्त होता है जब मुख्तलिफ कल्चरों में एक कल्चर ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, उसके पास ज्यादा पावर होती है, और पावर भी हर तरह की, उसके पीछे एक सियासी ताकत होती है, उसके पास मुआशी ताकत होती है, और उसके साथ इसकी तरह एक प्रेस्टीज की पावर भी होती है, वो ज्यादा होती है। तो जब ऐसा कसीर सकाफती समाज हो जिसमें एक या एक से ज्यादा कल्चर जो है वो ज्यादा गालिब नजर आते हों, और उनके साथ एक ज्यादा तौकीर और एक ज्यादा वक़ार व्यवस्था हो, तो वहां जो शनाख्त का मसला पैदा होता है वो खास तौर पर उन कम्युनिटीज को, उन अफराद जो ताल्लुक उनके साथ होता है जिन्हें अकलियत कहा जाता है, या जो किसी तरह एक पसमानदा होते हैं, या जो एक मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जिसको एक जन्म दिया है, वो उससे जरा अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, या जिनकी तारीख को मसख किया गया होता है, जो किसी भी तरह एक उस यानी जो डोमिनेंट कल्चर है उससे वो पीछे रह रहे होते, तो उनके यहाँ शनाख्त का मसला एक पैदा होता है। ये हमें आप यूरोप और अमेरिका में देखें, वहां भी आपको ऐसी जो तहरीकें नजर आती हैं कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहते हुए भी वहां को कुछ तबकात हैं वो अपनी शनाख्त के मसाइल से दो चार हैं उसी शहर में रहते हुए, क्योंकि वो कसीर सकाफती समाज का मतलब ही ये कि वो कई धारे हैं और हर धारे ने अपने इर्द गिर्द किनारे बनाए हुए हैं, तो उन किनारों वो उसके अंदर वो बहते रहते हैं, जो दूसरे साथ होते हैं उनको ये मुसलसल एहसास होता है कि ये डोमिनेंट कल्चर है, ये हमें या तो गायब कर देगा, हम पे गालिब आ जाएगा, या फिर उनके कल्चर को वो कबूल नहीं कर सकता। तो लिहाजा कसीर सकाफती समाजों में वो हमारे यहाँ के मकामी हों या बाहर क्यों, ये एक आइडेंटिटी का मसला इसके साथ आप यूं समझिए कि लाजमी तौर पर जुड़ा हुआ है। अब दूसरा सवाल ये कि जब हम कहते हैं कि ये शनाख्त का मसला, तो हमें ये जरूर गौर करना चाहिए कि शनाख्त से क्या मुराद है, कौन सी शनाख्त। 20वीं सदी में हम देखते हैं कि शनाख्त के जो दो तस्वुरात हैं वो हमें तमाम शनाख्त जो मकामी शनाख्त की जितनी तहरीकें हैं उनमें हमें ये नजर आते हैं, एक ज्यादा गालिब नजर आता है, दूसरा कम नजर आता है। ये शनाख्त के दो तस्वुरात हैं। एक शनाख्त का तस्वुर ये है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा रहा है, जो जदीद जमाने में आया, जिसको कहते हैं इसेंशियलिज्म। यानी हर कल्चर जब ये माने कि हमारा जो कल्चर है इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो दूसरे कल्चर की बाउंड्री से बिल्कुल अलग है, हमारे दरमियान कुछ मुश्तरक नहीं है, यानी हमारे पास एक ऐसी जुबान है, हमारे पास एक ऐसा मजहब है, हमारे पास एक ऐसा अदब है, एक ऐसे अदब की रिवायत है कि जो दूसरों से मुतलिक तौर पर उनको अलग करती है और उनको अलग डिफाइन करती है। इसको हम कहते हैं इसेंशियलिज्म। यानी एक शनाख्त का मसला ये कि जब आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से यकसर और कतई तौर पर मुख्तलिफ करार देते हैं, तो आप फिर अपनी जो अपनी शनाख्त का मसला होता है आप उसमें तलाश करते हैं, और हमेशा आप अपना जो मुकाबला और मुवाजना है उन कल्चर से करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखिए बड़े पैमाने पर जो ईस्ट और वेस्ट की है, हम कहते हैं कि ईस्ट है, फिर ईस्ट को भी हम अपने मजहब तक ले आते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा मजहब तमाम खसूसियात में, तमाम चीजों में हमारा मजहब, हमारा अकायद, हमारी तारीख वो दूसरों से अलग है। तो आप मुसलसल एक अपने कल्चर का गैर या दी अदर बनाते हैं और उसकी रोशनी में अपने कल्चर को मुसलसल डिफाइन करते हैं। तो दुनिया में ज्यादातर जो कल्चर है, अगर कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आइडेंटिटी का तस्वुर लाजमी मजहबी होता है, ये सेकुलर भी हो सकता है, यानी आइडेंटिटी का तस्वुर मजहबी हो या सेकुलर हो, अगर वो इसेंशियलिज्म पर यकीन रखता है तो वो फिर अपनी जो मुनफरिद और कतई और मुतलक शनाख्त है उस पर जोर देगा। हालांकि ये सारी जो शनाख्तें होती हैं वो तारीख से अखज की गई है, दूसरे लफ्जों में वो अपने एक ओरिजिन को, वो ओरिजिन लैंग्वेज भी हो सकती है, वो ओरिजिन रेस भी हो सकती है, और वो ओरिजिन मजहब भी हो सकता है। तो और वो ओरिजिन जो आपकी लोक रिवायात होती हैं या अदब होता है वो भी हो सकता है। तो आप उस ओरिजिन की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, उस ओरिजिन को मुसलसल रीडिफाइन करते रहते हैं और अपनी उस शनाख्त की जद्दोजहद करते हैं। तो हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे यहाँ जो इस कसीर सकाफती समाजों में वो जो हमें कोशिश नजर आती है वो अपने कल्चर, वो जो कोई भी उसका ओरिजिन हो उसको महफूज करने की हमें मुसलसल एक कोशिश नजर आती है। और बहुत सी हमारे यहाँ जो सकाफती शनाख्त के नाम पर जो अहया की तरीके नजर आती हैं वो उनमें भी कहीं ना कहीं इसेंशियलिज्म का ये नजरिया आपको नजर आता है। दूसरा जो आइडेंटिटी का नजरिया है जो खासतौर पर वेस्ट में ज्यादा आया और हमारे यहाँ वो कम है, ये मानना चाहिए,
اور اس کی وجہ بھی کچھ تاریخی وجوہ ہیں. وہ یہ یعنی اگر وہ جو نظریہ تھا وہ ماڈرن تھا تو دوسرا آئیڈینٹی کا نظریہ جو پوسٹ ماڈرن ہے. پوسٹ ماڈرن جو آئیڈینٹی کا تصور ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جتنی آئیڈینٹیز ہوتی ہیں وہ پولیٹیکلی جو پاور سٹرکچر ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی جس کے پاس پاور زیادہ ہے, طاقت زیادہ ہے, اور طاقت بھی ہر طرح کی زیادہ ہے, یعنی جو سیاسی طور پر طاقتور ہے, جو معاشی طور پر طاقتور ہے, جو انڈسٹریلی طاقتور ہے, وہ اپنا جو کلچر ہے اس کلچر کو ڈومینیٹ بھی کر سکتا ہے, اور اپنے کلچر اپنی زبان, جیسے ہم انگریزی زبان دیکھتے ہیں, انگریزی زبان باقی سب زبانوں کی طرح ہے, پنجابی, سندھی, بلوچی, اردو سب کی طرح ہے, اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہ اس ڈومینیٹ کلچر کی زبان ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ اتنی پریسٹیج وابستہ ہے کہ دنیا بھر میں, اب دیکھیں صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں انگریزی کو نہ صرف ذریعہ ابلاغ کے طور پر قبول کرنا بلکہ اس کو اپنی آئیڈینٹی مارکر کے طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پاکستان کے کثیر ثقافتی سماج میں آپ انگریزی زبان کو بالکل اپنی ایک ایسی گلوبل اور ایک بڑی آئیڈینٹی کے طور پر وہ پیش کیا جاتا ہے. تو لہٰذا پوسٹ ماڈرنزم نے یہ کہا کہ جناب جتنی آئیڈینٹیز ہوتی ہیں ان کے پیچھے پاور سٹرکچر کام کر رہے ہوتے ہیں, پاور وہ بنیادی چیز ہوتی ہے. اب چونکہ پاور ہوتے ہیں تو پوسٹ ماڈرنزم میں اس نے اس کا حل دیا, انہوں نے کہا جی جتنی آئیڈینٹیز ہوتی ہیں لہٰذا وہ ہوتی ہیں فلوئڈ آئیڈینٹیز ہوتی ہیں, یعنی آپ کسی کلچر کی آئیڈینٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی آنی ہے. ایسنشلزم جو کہتا تھا اوریجن جو ہوتا ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے, پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ جو اوریجن ہوتا ہے وہ مسنگ ہوتا ہے, اوریجن سینٹر میں نہیں ہوتا, اوریجن درمیان میں کسی جگہ موجود ہوتا ہے. تو لہٰذا جو آپ کو اگر رہنا ہے تو آپ کو ایک فلوئڈ آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا ہے یا ملٹیپل آئیڈینٹیز کے ساتھ, یعنی اس کے ساتھ کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان بھی ہوں, میں اردو بھی بولتا ہوں, میں پنجابی بھی بولتا ہوں, میرے جو میں ادب سے میرا تعلق ہے, میں ادب کا استاد بھی ہوں, میں ایک سٹیزن بھی ہوں, تو وہ کہتا ہے کہ پھر آپ ملٹیپل آئیڈینٹیز کے ساتھ رہیں تو لہذا کثیر ثقافتی سماج میں آپ کی جو شراکت ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہو سکتی ہے. لیکن یہ چونکہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے تو اس پر ہمارے ہاں یہ خوشی ہے کہ شاید پہلی دفعہ اس کنٹیکسٹ میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے, لیکن چونکہ اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی کہ کیا ہمیں ماڈرن آئیڈینٹی کے تصور کے ساتھ کثیر ثقافتی سماج میں جینا ہے یا پوسٹ ماڈرن. لیکن چونکہ جہاں بھی یہ اصطلاحات آ جاتی ہیں, ماڈرن اصطلاح یا پوسٹ ماڈرن, تو اس کا جو ایک بڑا سا بیگیج ہے جس کو آپ ویسٹرن یا کولونیل بیگیج کہتے ہیں وہ اتنا ساتھ آ جاتا ہے تو آگے بات نہیں بڑھ سکتی. اس کو ہم ایک ویسٹرن ایک نوشن کہہ کر اور ان کی ایک ہیجمنی کی ایک چال کہہ کر اس کو ایک اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے سماج کا باقاعدہ تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں یا آپ قبول کریں یا نہ کریں, لیکن آپ اگر اس کا مشاہدہ کریں تو آپ کو یہ دو طرح کی شناختیں جو ہیں, ایک آپ کہیں کہ ہماری شناخت ہمارا اوریجن ایک ہے وہ واضح ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایک سے زیادہ شناختوں کے ساتھ چلنا ہے. کچھ عرصہ پہلے امرتیہ سین کی کتاب آئی تھی آئیڈینٹی اینڈ وائلنس, یعنی تشخص اور تشدد, اس میں انہوں نے یہی تصور پیش کیا. تو انہوں نے کہا جی جب آپ اپنی کسی ایک شناخت پہ زور دیتے ہیں, کوئی بھی ایک شناخت سنگل آئیڈینٹی پہ زور دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایک وائلنس ہوتا ہے, کیونکہ سنگل آئیڈینٹی پہ مطلق زور دینا کا مطلب یہ کہ آپ کا ڈائیلاگ اور آپ کا دوسری ثقافتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ ملٹیپل آئیڈینٹی پہ زور دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں اردو بھی بولتا ہوں, میں سرائکی بھی بولتا ہوں, میں سندھی بھی بولتا ہوں, میں پنجابی, براوی, بلوچی, بلتی جتنی میں بھی بولتا ہوں, اور انگریزی کو بھی میں زبان کے طور پر لے کے چلتا ہوں, تو وہاں پھر آپ جو مختلف جو کثیر سماج ہیں, جو لسانی سماج ہیں یا دوسرے سماج ہیں, ان کے ساتھ آپ کا کم از کم ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ ایک کو ایگزسٹنس ممکن ہو سکتی ہے. لیکن جہاں آپ کہیں کہ میں جس آئیڈینٹی کو یقین رکھتا ہوں یہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں, اس کا جو اوریجن ہے وہ کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے, اور نہ صرف یہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ دوسروں سے بالا تر بھی ہے, پھر آپ اپنی تاریخ کو پیش کرتے ہیں, پھر بہت سی دوسری خصوصیات کو پیش کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک جنگ چھڑتی ہے, تو آپ اپنی آئیڈینٹی کو کے احیاء کے لیے دوسری آئیڈینٹی کے ساتھ ایک کنفلکٹ میں آتے ہیں. تو اب یہ ہمارے جو تو میں نے صورتحال بیان کی, میں نے کوئی اس کا حل نہیں بتایا, میں نے صرف صورتحال کو واضح کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دانشور ہیں ان کا یہ ہے, اسٹیٹ سے تو ہم توقع نہیں رکھتے کہ ہماری اسٹیٹ کی جو ترجیحات ہیں ہمیں یہ ماننا چاہیے وہ بالکل اور طرح کی ہیں. اسٹیٹ کو ہماری آئیڈینٹی, کلچر, زبان نے, یہ ادب جو خوش صاحب بیٹھے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ یہ کتنی مشکل سے یہ سب کچھ کرتے ہوں گے, ان کی یہ ترجیحات میں نہیں ہے. میں خود رہا ہوں, میں مانتا ہوں کوئی ترجیح نہیں ہے,
बस एक ऊपर से एक है। तो ये अब मसला जो है वो जो पाकिस्तान के दानिशवर हैं जो तमाम जुबानों से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको मुझे यहाँ खुशी होती है अगर वो दूसरे लोगों को भी आप बुलाते, किसी बलोची को बुलाते, किसी सिंधी को बुलाते, वो भी ये एक मसला रखते कि वो इसको, मैं एक और पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, हो सकता है उनका पर्सपेक्टिव मुझसे ज्यादा बेहतर हो, जो ये बता सकें कि हमें इसमें एक बहरहाल है कि हमें एक को एग्जिस्टेंस का एक असूल अपनाना है कि हमें इस कसीर समाजी शनाख्त में अपनी जो मकामी शनाख्त है उसका एक ऐसे तस्वुर के तौर पर ले चलना है कि हम दूसरी सकाफतों के साथ एक अल्टीमेट कन्फ्लिक्ट में आए बगैर उनके साथ रह सकें, एक बाहमी रवादारी और बाहमी एहतराम के तौर पर हम उनसे सीखें, वो हमसे सीखें, और कोई कल्चर दूसरे कल्चर की तहकीर ना करे। एक खास डोमिनेंट कल्चर भी, उसको कोई हक नहीं है कि एक कल्चर जो किसी वजह से आपको पसमानदा नजर आता है उसके लिए कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा बयानी इस्तेमाल किया जाए जिसमें उसकी, और क्योंकि कल्चर की तहकीर का मतलब है उस कल्चर को जीने वाले लोग हैं। कल्चर तो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, कल्चर वो हमारी जुबान में, हमारे तर्ज अमल में, हमारे लिबास में, हमारी गुफ्तगू, खाने पीने, सब चीजों में नजर आता है। तो उनको ये कहने का हक नहीं है। तो लिहाजा एक जो भारत को एग्जिस्टेंस हमें ये चाहिए, और इसके साथ साथ हर कल्चर को एक ये चाहिए कि उसके अंदर जो एक नमू की कुव्वत है उसको इजहार का मौका मिलता रहे, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना बने, ना कोई दूसरा कल्चर बने, ना कोई और जो फैक्टर बने। तो उसका जो अदब है, उसकी जो जुबानें हैं, और उनकी जो रिवायात हैं, उनकी जो माइथोलॉजी है, उनके जो मजाहिब हैं, वो उनको उसी तरह एक ग्रो करने, उसको स्पेस मिलनी चाहिए। तो लिहाजा ये एक बहुत अहम मसला है। हम इस मसले की मुख्तलिफ जिहात को खोल कर फिर एक आगे बढ़ने का लाहे अमल देख सकते हैं। मेरा ख्याल है आपने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं चंद अपनी गुजारिशात पेश करूं, तो मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर जो हमारे दूसरे हमारे सीनियर अहबाब बैठे हैं वो इस पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। जी बहुत शुक्रिया नासिर, और हमारी ख्वाहिश होगी कि आप हमारे साथ रहें क्योंकि आगे कुछ सवालात का सिलसिला भी होना है, और अगर मुमकिन हो सके तो थोड़ा सा कोई आधा एक घंटा 15-45 मिनट कोई थोड़ा सा क्लास को दाई बाई कर लें, जी जी ठीक अगर ठीक पॉसिबल हो सके। जी 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 बहुत शुक्रिया नासिर, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब नासिर ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पे उन्होंने पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव के अंदर कि जहाँ सकाफती मराकज़ जो हैं वो तयशुदा नहीं होते, बल्कि वो उसका आगाज़ जो है वो कहीं सेंटर में होता है। और इसी तरह नासिर ने बहुत अहम बात की कि शनाख्तों का जो मसला है या शनाख्तों का जो एक रवैया है वो कहीं ताकतवर के हाथ में ही तय होता है, खा वो ज़ुबान हो या सकाफत के दूसरे अनासर हो। यहाँ एक सवाल मेरे जहन में है, मगर वो सवाल मैं बाद में नासिर से करूँगा। मैं अब दावत देता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम, अपने बहुत ही शफीक उस्ताद और नामवर दानिश्वर और नक्काद मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर नजीब जमाल साहब को, कि वो अपनी इनपुट जो है इस गुफ्तगू में अपना देंगे। नजीब साहब हैं यहाँ, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी मैं आ रही है, बिल्कुल जी आ रही आवाज आ रही। जी सर। जी सर। आमिर सैयद आपका शुक्रिया, और सरगोदा ये लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल के जो तमाम मुंतज़मीन हैं उनका भी बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे इस एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का कहा है। ये मौजू वाक़तन जैसे नासिर अब्बास कह रहे थे कि इस पर हमारे यहाँ बहुत कम बात होती है, क्योंकि शायद अभी तक हम शनाख्त के किसी मरहले में हैं, और अभी तक जैसे असगर नदीम सैयद की एक नज़्म भी है कि मुसाफिर 60 वर्षों के अभी तक घर नहीं पहुंचे। तो कुछ ऐसी एक मसले की सी और एक डायलेमे की सी सूरत हाल जो है वो हमें दरपेश है। इसलिए हम इस मौजू पर ज़्यादा खुलकर ना तो बात करते हैं और ना ही ज़्यादा वज़ाहत के साथ हम इसकी कोई तशरीह या कोई इसकी तफ़हीम हम कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि तो हम इन 70 वर्षों में अभी तक शायद यही तय नहीं कर सके कि हमें किस का एहतसाब करना है और किसका नहीं करना।
और किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी, और किसको जो है सर पर बिठा कर रखना है और किसी को अपने पाँव के तले दबा कर रखना है। ये बातें सारी ऐसी हैं जो मुहज़्ज़ब माशरों में तय हो जाती हैं, मगर शायद हमारे यहाँ अभी तक ये चीज़ें तय नहीं हो सकी, या शायद इनमें अभी कुछ वक़्त जो है वो दरकार है। जहाँ तक पाकिस्तान में रहते हुए हमें अपनी शनाख्त का मसला है, या अपने कल्चर या सकाफत का कोई मसला दरपेश है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे हमें हम पहलू-तही नहीं कर सकते, और ये एक बहुत अहम मसला है जिस पर हमें बात करते रहना चाहिए। और शायद ये फोरम जो है जिस पर आपने इस मौजू को छेड़ा है, ये शायद एक अच्छा और मौजू एक फोरम है, और इससे यकीनन दूसरों तक बात पहुंचेगी। अभी डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर ने बहुत ही तफसील के साथ और बहुत ही उम्दा पैराए में सकाफत, कल्चर और शनाख्त के जो बैनुल अक़वामी तनाज़ुरात हैं, उन पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू वो कर चुके हैं। इससे इस मौजू की जो गिरा है वो तकरीबन खुल चुकी है कि जो शनाख्त का मसला है ये एक बड़ा बुनियादी मसला है, और इस मसले को तय होना चाहिए, और इसके कुछ ऐसे यानी इसके कुछ ऐसे मराहिल हैं जो यकीनन दुश्वार हैं, मगर उनको तय करना चाहिए। मुझे याद आता है एक जो सकाफत के जो मबाहिस हैं, उनमें एक बहुत उम्दा किताब है जो सकाफत और साम्राज्य के हवाले से लिखी गई थी। तो उसमें ये बताया गया था कि ये जो साम्राज्य है खास तौर से, ये गैर मरई नहीं होता, ये दिखाई देता है, ये नजर आता है, ये सुनाई देता है, और इसके जो यानी अवामिल हैं या इसके जो प्रेशर्स हैं, वो किसी एक सोसाइटी को या उस सोसाइटी में रहने वाले जो मगलूब और महकूम लोग हैं, उनको हमेशा उनकी आवाज को, उनकी पहचान को हमेशा वो दबा के रखते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है। देखें तो हमें अदब के अंदर ये नॉवेलों के अंदर ये सूरत हाल नजर आती है कि किस तरह से नॉवेलों में खास तौर से हमारे यहाँ जो यानी उस एरा या उस जमाने के बारे में नॉवेल लिखे गए हैं जो कि तकरीबन 19वीं सदी से शुरू होता है और फिर 20वीं सदी तक आता है। इन सारे नावलों के अंदर अगर हम देखें तो हमें जो तबके नजर आते हैं, जो हमें लोग नजर आते हैं, उनमें ज्यादातर जिल्लतों के मारे हुए, पिसे हुए, मजलूम और कुचले हुए लोग जो हैं वो हमें दिखाई देंगे। अगरचे इन नॉवेलों के अंदर एक सूरत हाल हमें ऐसी जरूर बनती नजर आती है कि जिसमें इंसान दोस्ती या इंसान से मोहब्बत या इंसानी रवैये जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रचार भी मिलता है। मगर इसके बावजूद अगर हम देखें तो हमें वाज़े तौर पर साम्राज्य जो है और जो मगलूब लोग हैं उनकी अलग अलग एक पहचान और एक शनाख्त नजर आती है। ये शनाख्त जो है ये दुनिया भर का मसला है, और जब से ये दुनिया कायम हुई है उस वक्त से ये मसाइल जो हैं वो चले आ रहे हैं। खुद हम अगर अपने खित्ते को देखें तो हमारे खित्ते में आर्या जब आए थे तो उन्होंने भी यहाँ की जो मुकामी कबाइल थे उन कबाइल को या तो गुलाम बनाया या उनको उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया, उनको भगा दिया, और खुद वो यहाँ आकर काबिज हो गए। तो यही पूरी दुनिया की कहानी है। पिछले 5000 साल की इंसानी तारीख हमें यही बताती है कि जो जालिम है, हमला आवर है, ताकतवर है, वही उसकी जो लाठी है उसी से वो भैंसों को हाँकता है।
तो अगर हम अपने ही खित्ते की बात करें तो खुद आर्या भी यहाँ पर जब यहाँ आए थे तो ग्रेयर्सन ने जो एक अंदरूनी और बैरूनी दायरा बनाया था, उस अंदरूनी दायरे में उसने गंगा और जमुना के दरमियान का जो इलाका था उसको रखा था, जहाँ सबसे पहले आकर आर्या आबाद हुए थे। फिर वो जो बैरूनी दायरे के लोग थे जब वो आए तो उन्होंने आकर यहाँ इन आर्याओं को भी यहाँ से भगा दिया, जो शायद शुरू शुरू में यहाँ आए थे, और फिर उसके बाद यहाँ वो काबिज हो गए। तो इस तरह वो अंदरूनी दायरे की और बैरूनी दायरे की जबानें जो हैं वो वजूद में आ गई। और इन जबानों के अंदर भी हम देखते हैं कि एक बड़ा ही जो है अमल दखल रहा है साम्राज्यत का, कि यहाँ इब्तदाई तौर पे जो आर्याओं की जबान थी उसने उसमें जो कन्नौजी या बिरज भाषा या इस तरह की जबानें थी वो ज्यादा डोमिनेट कर गई थी उस बैरूनी दायरे की जबानों पर, जिसमें सिंधी, गुजराती, राजपूती, मराठी और इस तरह की बहुत सारी जबानें, बल्कि उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इन इलाकों की जबानें भी शामिल थी। उन पर ये जबानें जो है ये ज्यादा हावी आ गई थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ मुस्लिम हमला आवर आए। मुस्लिम हमला आवरों के आने के बाद एक कल्चर में एक बड़ा तनव्वुर जो है वो पैदा हुआ। फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों के आने के बाद जो है, अभी सुबह ही मैं नासिर अब्बास नैयर की एक किताब पर एक तबसरा पढ़ रहा था कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ जो है यानी अंग्रेजी सहाफत आ गई। कलकत्ता में, दिल्ली में जो अखबारात जारी हुए, और फिर उसके बाद खुद हमारे सर सैयद अहमद खान ने पहली मर्तबा साइंटिफिक सोसाइटी गजट के नाम से एक अखबार जो है वो निकाला, जिससे कम से कम हमें ये पहली मर्तबा पता चला कि साइंस क्या चीज है, इजाद क्या चीज है, तरक्की किसे कहते हैं। और ये जो कलकत्ता में गालिब हो आए थे और गालिब ने वहां पर हॉस्पिटल्स देखे, ऑपरेशंस होते हुए देखे, तो बात समझ में आई कि उन्होंने जो ये कहा था कि और ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जा, और तो इसमें बड़ी हकीकत थी कि वो वाकई एक ऐसे गुलशन का दिलीप था जो अभी नाफरीदा है। तो ये सारी बातें भी साथ साथ होती रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 19वीं सदी के जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में यहाँ की जो मकामी आबादी थी, उस मकामी आबादी की अगर कोई शनाख्त थी तो वो उसकी जबान थी, या उसी जबान से पैदा होने वाला कल्चर था। मसलन अगर हम ये कहें कि यानी वली दक्कनी से लेकर और मीर और फिर आतिश और गालिब, ये 4 दौर हैं जिसमें दक्कन, दिल्ली, लखनऊ और फिर दिल्ली, और फिर उस दिल्ली के बाद लाहौर और बहुत सारे मराकज हमें नजर आते हैं। ये सारे मरकज जो थे, इन्होंने जबान के जरिए से, अदब के जरिए से एक कल्चर को फरोग दिया। अब ये कल्चर जो था इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल जो था वो इस इलाके की जो एक खास पहचान थी जिसे हम तसव्वुफ कहते हैं, और वो तसव्वुफ जो था वो वेदों में भी था, वो भक्ति तहरीक में भी था, वो हमारी अगर अमीर खुसरो से लेकर गालिब तक की शायरी का अगर हम तजिया करें तो उसके अंदर भी तसव्वुफ का वो अमल दखल जो था वो मौजूद था, जिसने इस पूरी सोसाइटी को सबमिसिव बनाए रखा, इस पूरी सोसाइटी को अपनी मजबूरी पर खुश रहने की तलकीन की, और इस पूरी सोसाइटी को ये दर्स मिलता रहा कि जो इंसानी रवैये हैं, इंसानी एहसास है, इंसानी मोहब्बत है, या जैसे मीर ने कहा था कि जो मोहब्बत है या मुरव्वत है या वफा है, ये बहुत बड़ी और बड़ी बुनियादी अक़दार है। तो अब अगर हम ये देखें तो सिर्फ हमारे खत्ते में नहीं, पूरी दुनिया में अदब ने और शायरी ने इंसानी जो कल्चर था या इंसानी जो सकाफत थी उसको एक बड़ी अजीम कद्र व कीमत
عطا की और एक बहुत बड़ी जहनी सरगर्मी जो है वो बनाया। यहाँ तक हुआ कि बाज़ सूरतों में यूरोप में अगर हम देखें निशत सानिया के बाद, तो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि वहाँ जो कल्चर पैदा हो रहा था, उस कल्चर ने मजहब को भी एक तरफ रख दिया। और बाज़ औक़ात आर्नल्ड जैसे लोगों ने भी मजहब को फर्जी हक़ाइक़ का नाम दिया और फ़लसफ़े को जो है इल्लत व मालूल का नाम दिया या मुतलिक और गैर मुतलिक की बहस करार दिया, जिसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो था वो इंसानी एहसासात के साथ, इंसानी ज़िंदगी के साथ, इंसानी कल्चर या समाज के साथ वो बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक नहीं था। और अगर हम वर्ड्सवर्थ को देखें तो वर्ड्सवर्थ ने एक बड़ी खूबसूरत सत्र लिखी है। उसने ये कहा था, और ये ज़ाहिर है इनकलाब फ्रांस के बाद का ज़माना है, जब साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी की तरक्की जो है वो पूरी तरह जो है उसकी अहमियत वाज़ेह हो गई थी और यूनिवर्सिटियों के अंदर जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम थी उसकी तरफ तवज्जो हुई। तो वर्ड्सवर्थ ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि शायरी जो है वो साइंस के चेहरे पर जज्बात की रौनक है। अब ये बहुत ही एक बलीग जुमला है कि जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बरकतें हैं वो अपनी जगह, और उससे जो तरक्की है और उससे जो गलबा है वो अपनी जगह, और समाज का जो एक यानी साम्राज्य का जो एक रवैया है वो अपनी जगह। लेकिन बात चीजें ऐसी हैं जिसमें अदब, फनून लतीफ़ा, ये सब चीजें, और इंसानी उलूम खास तौर से जिन्हें हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो जिंदगी को गवारा बनाती है, जिंदगी को काबिल कबूल बनाती। अब ये अलग बात है कि जो मगलूब लोग होते हैं वो भी अपनी तौर पे कुछ ना कुछ तो हरकत करते रहते हैं, मज़ाहमत करते रहते हैं। अब ये मज़ाहमत कैसी होती है, इसका एक अलग एक मौजू है कि इसमें कहीं तो बहुत तारुक होता है, कहीं बहुत काहली और सुस्ती होती है। मगर ये है कि जहाँ-जहाँ हमें कोई तारुक नज़र आता है, जहाँ-जहाँ हमें बड़े जोशीले और मज़ाहमती किरदार जिस समाज में भी हमें नज़र आते हैं, उस समाज में हमें ज़्यादा इंफरादियत नज़र आएगी। उसमें मसलन अगर हम आज तक दुल्ला भट्टी को याद रखते हैं, तो या भगत सिंह को याद रखते हैं या मंगल सिंह को याद रखते हैं, तो ये इसकी एक ख़ास वजह है कि उन्होंने उस मुआशरे के अंदर एक ऐसे रवैये को जन्म दिया जो आपको सर उठा के जीना सिखाता है। और यही शनाख्त है कि शनाख्त का जो अमल है ये कुछ करने से हासिल होता है। इस तरह नहीं कि हम हाथ जोड़ के और पाँव को हाथ लगा के बैठे रहें। तो इस तरह से जो है वो शनाख्त का अमल कभी भी तय नहीं होता। लिहाजा हमने हमेशा ये देखा है कि जो समाज है वो तो अपने शिकंजे को जकड़ता है और अपने पर फैलाता है, और फिर वो नई जमीनों की तलाश करता है। वो दूर दराज ऐसे इलाकों तक पहुंचता है कि जहां वो अपने मकासद को ज्यादा से ज्यादा बरूए कार ला सके। जैसे हमने देखा कि अफ्रीका में या हिंदुस्तान में उनकी एक पूरी उस खित्ते की एक तारीख है। उस तारीख को अगर हम बयान करने लगे तो एक बहुत वक्त में लगेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अब जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुई है, जिस तरह से फासले सिमटे हैं और जिस तरह से अब दुनिया बहुत करीब आ गई है, तो एक ज़माने में कहा जाता था अमेरिका के बारे में कि वो नेशन ऑफ नेशंस है। तो अब तो ये सूरत हाल जो है वो हमें हर जगह मौजूद नज़र आती है। जैसे अभी नासिर अब्बास भी कह रहे थे कि अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटी शहरों का दौर है और उनकी सकाफत है, उसी में एक शनाख्त जो है वो एक बनती है। लेकिन ये अपनी जगह एक हकीकत है। आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि ये अपनी जगह एक हकीकत है कि तमाम शनाख्तों को, तमाम सकाफतों को, तमाम कल्चर को फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। हमारा जैसे हमारे मुल्क का एक कल्चर है, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ ज़बानों का अदब है, इनको
तरक्की मिलनी चाहिए, फलते फूलते रहना चाहिए। यूसुफ खुश्क यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी लाहौर आए थे तो उन्होंने इसकी तफसील भी बयान की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सकाफतें मिलकर ही एक सकाफत को जन्म देती हैं, एक ऐसी सकाफत को जिसकी जड़ें फिर अपनी जमीन के अंदर, अपनी धरती के अंदर बहुत गहरी होती हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे यहाँ ये सकाफती जो अमल है, ये सकाफती अमल जारी रहेगा। और मुझे ये भी तवक्को है कि इस पर हम मुकालमा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और शायद इससे होगा ये कि फिर हमारे यहाँ कोई एक सकाफत तो ऐसी होगी जिस पर हम सब यकीन रखते हों। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, और ख़ास तौर पर जो एक हमला आवर की सकाफत और उसके सकाफती जबर के हवाले से आपने नुक्ता उठाया, फिर मुख्तलिफ जो सकाफतों की कल्चरल ओवरलैपिंग है आपने उसकी तरफ इशारा किया, आपने उर्दू ज़ुबान और अदब के तनाजुर में सकाफती शनाख्त की बात की, इसी तरह जो बुनियादी अक़दार का एक किसी सकाफती इकाई को बनाने में अहम किरदार है, आपने उसकी तरफ भी इशारा किया। आपके लिए भी डॉक्टर साहब एक सवाल है जो कि हम आखिर में आपके सामने रखेंगे। मैं अपने अगले शरीक को दावत देना चाहूँगा। हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद हैं, दोस्त हैं और एक जानी मानी शख्सियत हैं, प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब, जो कि इस वक्त सदर नशीन हैं एकेडमी लेटर ऑफ। नहीं, पहले अगर आप मुझे मौका देते, यूसुफ साहब बड़े हैं, आप आखिर में बोलिएगा, नहीं वरना मेरे लिए नहीं, आप प्लीज, मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी आप सर, मेरे आमिर सुहेल, आपका क्या ख्याल है कि सर को आखिर में जो है वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं, मैं इस वक्त बोलना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी। जी डॉक्टर असगर नदीम सैयद साहब। जी, थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब, आपने मेरी गुजारिश को पजीराई दी। सबसे पहले मैं इस चौथे एडिशन में सरगोदा यूनिवर्सिटी के अदबी फेस्टिवल और कल्चरल फेस्टिवल के मुंतज़मीन का बेहद मशकूर हूँ कि ये एक अहम मौजू है और ये एक अहम मौका है। और ख़ास तौर पर जो मेरे साथी दानिश्वर हैं, वो मुझसे ज़्यादा ना सिर्फ ये कि इल्म रखते हैं, मालूमात रखते हैं, बल्कि वो इन इश्यूज़ के ऊपर या इन मौज़ूआत पर पहले से बहुत काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। सो वो मेरी भी रहनुमाई हुई है बहुत सारे बातों में। तो मैं अपनी गुजारिशात पेश कर देता हूँ। बात यह है कि ये मौजू जाहिर है कि बहुत अहम रहा है हमेशा से, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर रहा है। अच्छा, और दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बाद में बहुत इसको इम्पोर्टेंस मिली। मुझे याद आ रहा है, आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कुछ अरसे में एक बहुत बड़ी डिबेट्स हुई थी कि पाकिस्तान की कौमियत क्या है, पाकिस्तान का अदब पाकिस्तानी है क्या है, इस पे हसन अस्करी साहब का, उनके ग्रोह का मौक़िफ़, फिर फैज साहब का ज़माना आता है। तो आज जब मैं उन बहसों को देखता हूँ तो उनमें बहुत कुछ गैर ज़रूरी था, बहुत कुछ नरगिसियत की वजह से था। अब ये नरगिसियत क्या है? मैं समझता हूँ कि कौमियतों का कसीर होना दुनिया के लिए डाइवर्सिटी है, दुनिया ने इससे फ़ायदा उठाया है, दुनिया इससे फ़ायदा उठाएगी, दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। सवाल तब पैदा हुआ जब शनाख्त का लफ्ज़ आया, असल मसला वहां से शुरू हुआ, वरना तो ये ज़रूरत है। तो ये समाज जो फैले हैं ये ज़रूरतों से फैले हैं, नंबर एक। नंबर दो, इंसान की फितरत में जो तनव्वु पसंदी है उसकी वजह से फैले हैं। वरना आज यूरोप में कुजीन जो है वो इतनी मल्टीपल चीजों में ना होती। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हर बंदे को अपनी खुराक और कुजीन का ख्याल था, लेकिन फिर वो कैसे तब्दील हुई। जरूरत भी उसमें आती है और उसमें एक ताकत मुआशरे के फैलाव की भी होती है जो उसको अलाउ करती है, वरना कभी हिजरतें ना होती, वरना कभी मल्टीपल मुआशरे वजूद में ही ना आते। मुआशरे क्या थे? मुआशरे कबाइली थे, आप सब जानते हैं, और अपनी अपनी इकाइयों में थे, बिस्मिल्लाह। लेकिन
फिर किसने बॉर्डर खोले, फिर किसने दीवारें इधर उधर की? दो तरीकों से हुई, एक जरूरत की वजह से हुई और दूसरे इन्वेडर्स की वजह से, कि जिन्होंने कच्ची दीवार समझ के हमला कर दिया। और फिर एक और सकाफत उसमें दाखिल हुई जो कि पहले से मौजूद सकाफतों के अंदर एक सुपीरियरिटी ले गई। क्यों? कि ताकतवर की थी। और उसमें भी बहुत अहम है बड़े सगीर में अंग्रेज के आने के बाद जो लव हेट रिलेशनशिप हुई इन्वेडर्स के कल्चर से। मसलन जब अफगानी आए, सेंट्रल एशियंस आए, तो फारसी भी आई, बाकी चीजें भी आई, उनका लिबास भी आया, कुजीन भी आई, वो एक्सेप्ट भी हुआ, लेकिन एक लव हेट रिलेशनशिप के साथ रहा। फिर अंग्रेज आया तो वो भी लव हेट रिलेशन, हालांकि अंग्रेजी को हमने सबने कहा कि ये हमारे लिए मजबूरी भी है, जरूरी भी है, लेकिन फिर वही लव हेट रिलेशनशिप वाले अनासिर भी साथ साथ रहे। तो ये दुनिया का अमल है, ये रहेगा, रहता है। लेकिन असल गड़बड़ी वहां से हुई कि शनाख्त। अब मैं वहां से आता हूं कि शनाख्त क्यों जरूरी है? भाई नहीं करते शनाख्त, भाई नहीं हम अपने आप को बताते हम कौन, रहो जिंदा। लेकिन नहीं, इंसान शनाख्त चाहता है और उसके साथ जिंदा रहना चाहता है। बहुत सारे जगहों पर तो एक से ज्यादा शनाख्तों पर ना सिर्फ ये कि यकीन आ गया और उन शनाख्तों को तस्लीम कर लिया गया कि आप मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, पंजाबी भी हैं, आप ग्लोबल सिटीजन भी हैं, ये सारी चीजें आ गई। शनाख्त में एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम शनाख्त की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक सुपीरियरिटी मौजूद होती है कि मेरा कल्चर, मेरी जबान। तो ये जो नरगसियत है, इससे सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। क्यों? कि जब आप अपनी शनाख्त को बहुत अहम जान लेते हैं तो खुद ब खुद दूसरी शनाख्तें निगेट हो जाती हैं या नीचे चली जाती हैं, या वो फील करती हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, या वो महसूस करती हैं कि उनको अख्तियार नहीं किया गया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई। तो ये सवालात हुए ही शनाख्त से शुरू थे। तो उसमें अगर ये चीजें तायुन कर दी जाती हैं, अब दो मिसालें हैं तारीख में कि इस शनाख्त की सुपीरियरिटी, गरूर और तकब्बुर जो तारीखों में मिलता है, और उसी से झगड़े सारे हुए। तो मुझे दो बातें बहुत अहम याद आ रही हैं। एक तो शनाख्तों को तोड़ा शाह हुसैन ने और दूसरे बुल्ले शाह ने। आप मुझसे ज्यादा पढ़े हुए हैं। जब उन्होंने तफरीक खत्म करने के लिए शाह हुसैन ने ये कहा मैं जुलाहा, मैं निमाना, ताकि वो जो ऊपर के तबकों का जो एक गरूर है उसको मैं नीचे लाऊं कि भाई हम हैं ही, हमारी कोई शनाख्त नहीं, हमारी शनाख्त हमारा समाज है। बुल्ले शाह ने भी जब ये इस तरह की बातें की कि कौन है बड़ा, कि एक कंजरी भी बड़ी है, एक तवाइफ भी मेरे लिए बहुत बड़ी है, तो उसने गोया नॉमिनेशंस की नफी की इन दो शायरों ने। और फिर तीसरा एक बंदा नजम हुसैन सैयद है और चौथा एक बंदा मेजर इसाक है जिसने मुसल्ली ड्रामा लिखकर पंजाब पाकिस्तान के उन वडेरे कल्चर्स की नफी की। तो ये अमल रहा है तारीख में, जिसको आप बगावत कह सकते हैं, जिसको आप मज़ाहमत कह सकते हैं, जिसको आप एहतजाज कह सकते हैं। अब इसकी अपनी रूट्स रहे हैं, इनकी अपनी वो रही हैं। दूसरा वाकया मुझे तारीख में नजर आता है, जब दूसरी जंग अजीम ने मजबूर कर दिया कि कौमें जिस तरह अपनी अपनी शनाख्त और इकोनॉमिक्स के लिए और रकबों के लिए लड़ी और अपनी अपनी हदूद के लिए लड़ी, तो उस वक्त जो यूरोप था उसको पहली बार एहसास हुआ कि इन दो जंगों का नुकसान तो दर हकीकत यूरोपी कौमों को हुआ है। अमेरिका तो अलाइड फोर्सेस के वजह से, अमेरिका में तो जंग नहीं हो रही थी, तो पिसा कौन, बैटलफील्ड क्या बना? तो उस पर तीन लोग जमा हुए 1949, आइंस्टाइन या 48 है, आइंस्टाइन
आखिरी उम्र में था। चर्चिल और बर्ट्रैंड रसल तीनों ने कहा कि भाई ये वो मौका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि हमें अपनी शनाख्तें भुला देनी चाहिए, ये लफ्ज हैं उस चार्टर के, और हमें फिर से वो जिंदगी गुजारनी चाहिए जो जो शुरू के इंसान ने गुजारी थी, जिसमें इस तरह के मसाइल नहीं थे, और हम फिर से जीना सीखें को एग्जिस्टेंस के साथ। और चर्चिल ने खास तौर पर इस पे बहुत अहम किरदार भी अदा किया। और उस वक्त किसी ने इन तीनों की नहीं सुनी, लेकिन बाद में यूरोपीय यूनियन वजूद में आई। सब जानते हैं कि उन्हीं आइडेंटिटीज के खिलाफ वजूद में आई और कहा गया कि अब बॉर्डर खोलो, कोई फ्रांसीसी कोई जर्मन अपनी जगह हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी जगह होगा, वो सेकंड आइडेंटिटी होगी, लेकिन फर्स्ट वो यार यूरोपियंस, या हम कहना चाहिए कि ग्लोबल सिटीजन। तो बहरहाल ये सवालात तारीख में बहुत दफा एड्रेस हुए, बहुत डिबेट्स हुई। तो बात यूं है, जब हम इस सारे सिलसिले को देखते हैं तो उसमें जो गरूर है ना, जो अपने कबीले का, अब दुनिया को कबायली माइंड सेट से आजाद कराना, ये एक बहुत बड़ा मसला था। क्यों कि कबायली माइंड सेट तो चला आ रहा है, वो तो खत्म नहीं हुआ। फ्यूडल माइंड सेट क्या खत्म हो गया? ये भी तो कबायली है, किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। जब जब मेरा कोई अदीब ये कहता है कि मैं सुपीरियर हूं, मैं बेस्ट सेलर हूं, तो ये क्या है? ये वही माइंड सेट है, ये वही कबायली माइंड सेट है, फ्यूडल माइंड सेट है। तो ये कोई भी हो, यानी वो कोई मौसीकार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी सियासतदान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आपकी बेसिकली तो इनहेरिटेंस में है, आपकी जीन्स में है, आप एरियंस हैं, आप फॉरेनर्स हैं, आप इन्वेडर्स हैं, आप इन्वेडर्स की औलाद हैं, ये सारी चीजें। अब इन्वेडर्स की औलादें आपके सामने हमारे भाई हैं, हमारे भाई बंद हैं, हम उनकी जातों को भी जानते हैं, हम उनकी जातों को रेस्पेक्ट भी करते हैं, हम उन्हीं के साथ ही रह रहे हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की जरूरत है को एग्जिस्टेंस, इंसान की जरूरत तनव्वु है। इंसान ने इससे बहुत कुछ लिया है, हमने अफगानियों से लिया, हमने राजस्थानियों से लिया, हमने सिंधियों से लिया। लेना चाहिए, लेना पड़ता है, क्योंकि इंसान जरूरतमंद है, उसको कहीं ना कहीं ये कलर्स चाहिए, कहीं ना कहीं उसको ताकत चाहिए, अपने हमसायों की चाहिए या अपने सिमिलैरिटीज के साथ चाहिए। तो सबसे अहम बात इसमें सिमिलैरिटीज है, क्योंकि जबानें भी कबीलों अपना फैमिलीज में होती हैं, जबानों के कबाइल होते हैं, खानदान होते हैं, ये सब आपको जानते हैं। इसी तरह कल्चर्स के खानदान होते हैं, मसलन सराइकी कल्चर, सिंधी कल्चर, बलोची कल्चर की सिमिलैरिटीज हैं। इवन पश्तून कल्चर और बलोची कल्चर जो कोएग्जिस्ट किया बलूचिस्तान में, उसमें सिमिलैरिटीज आ गई। हमारे फनून लतीफा में सिमिलैरिटीज हैं। अब डांस पैटर्न्स अलग अलग हैं, लेकिन कहीं देखो तो उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। पंजाब का हो, पश्तून का हो, कहीं का हो, बलोच का हो, सिंधी हो। तो जो ज़हीन मुआशरे होते हैं वो सिमिलैरिटीज को एक्यूमुलेट करते हैं, वो उनकी परवरिश करते हैं, वो उसको एसिमिलेट करते हैं। ये पाकिस्तान में हुआ है। मैं नहीं मानता कि खुदा ना खास्ता हमने छोटी कौमियत, छोटी तो खैर कोई नहीं होती, हमने दूसरी कौमियतों, मैं लफ्ज दूसरी यूज कर रहा हूं, को हमने रिडिक्यूल नहीं किया। रिडिक्यूल अगर हुआ है कहीं तो वो सुपर स्ट्रक्चर में हुआ है, वो कहीं ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में हुआ है, इंसानों में नहीं हुआ। इंसान की जरूरत इंसान है, वो जुड़ के रहा है, उसने कभी बगावत दूसरे इंसान से नहीं की, हमेशा उसे लड़ाया गया है। हमेशा सुपर कल्चर जो था उसने इसका फायदा उठाया और उसने इनको डिवाइड किया कि भाई तुम ये हो, तुम सिंधी हो, तुम पंजाबी हो, तुम सराइकी हो, तुम पहले उनके हकूक गज़ब किए, फिर उनको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। ये जो साजिश थी, ये जो चाल थी, इसको देखना चाहिए था कि वो अपने छोटे से मफाद के लिए ये इतनी चीजें गलत कर रहा है। और उसमें
आपके सामने है। शेख अयाज की शायरी क्या बड़ी मज़ाहमती शायरी है, क्या बड़ी बात वो करता है, जिसमें उन सब की इज्जत को वो एक साथ मुहाफिज होकर चल रहा है। उसमें पंजाब कमाल का उसका नसर का जखीरा है, कमाल का उसका शायरी का जखीरा है, जिसमें यूसुफ खुश्क मुझसे ज्यादा उनको जानते हैं, मैं तो उनका छोटा सा अदना तालिब इल्म। तो उन्होंने पंजाबियों के लिए जो हकूक की बात की थी, उन्होंने बाकी मुआशरों के लिए जो हकूक की बात की थी, वो क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि एक बड़े सुपर स्ट्रक्चर जो आ रहा था, हावी था, वो किस वजह से हुआ उसको एक तरफ रखते हैं। तो वो लड़ रहा था इन सब कौमियतों के लिए। इसी तरह नजम हुसैन सैयद ने जब नौहे तख्त लाहौर दे लिखी तो वो भी दूसरी कौमियतों के लिए लड़ रहा था। हमने इन सकाफती आवाजों और अदब और शायरी की आवाजों को अहमियत नहीं दी, मानना पड़ेगा। हमने इनको इलाकाई जबानें समझ के अपने अपने खाने में रखा, इनको मेन स्ट्रीम में मिलने नहीं दिया। जबकि मेन स्ट्रीम में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, खान बाबा रहमान बाबा, मस्तवकली, इधर शाह हुसैन, बुल्ले शाह, ये क्या हैं? मियां मोहम्मद क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, वो इन तमाम कल्चरल रस को एक जगह पे लाना चाह रहे हैं, और इसलिए उन्होंने जो मसनूई नरगिसियत की शनाख्तें थी, सबसे पहले उस पे ज़रब लगाई कि वो शनाख्तें क्यों वजूद में आई हैं, जबकि इंसान की अपनी शनाख्त मौजूद रहेगी और है, और उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं है। आपस के जमीनी जितने समाज हैं उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं है। क्यों? हमने पानी दूसरे तक जाने देना है, हमने एक फसल दूसरी फसल में मिलानी है। भाई ये रहा है बड़े सगीर में, हालांकि राजे राजवाड़े थे, लेकिन वो कोएग्जिस्ट कर रहे थे, और वो फिर उनको फिर लड़ाया गया, और उनको फिर वो जो समाज था जो उन्होंने रखा हुआ था, फिर उसको तोड़ा गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक मफादाती सिलसिला रहा है इन सकाफतों को लड़ाने में और उनके खिलाफ करने में। दुनिया इस वक्त बहुत ही इजी पोजीशन में है। तो जैसे मैंने यूरोपियन यूनियन का बताया आपके सामने कि अब वहां एक जमाना तक फ्रांस में अंग्रेजी कोई बोल नहीं सकता था, और अगर किसी को समझ आती थी तो वो कहता था नो आई एम फ्रेंच, हालांकि उसे पता होता था। सो वो तासुबात, ये तो तालीम याफ्ता कौमें थी। अरे भाई, ये तो हजारों साल की तारीख लेके चल रही थी। उनका आर्किटेक्चर देखें, दुनिया पागल है। अमेरिका का तो बाद में आया आर्किटेक्चर, ये तो रोमन से लेकर ये तो मौजूद था। तो दुनिया ने इनसे लिया, अमेरिका ने इससे सीखा। अमेरिका एक बहुत कमाल का बैनुल सकाफती मैदान है, और वो उसने खुद लगाया। जो अचीवमेंट अमेरिका की है वो सारी उन लोगों की अचीवमेंट है जो हमारे यहां से गए हैं। हमारे यहां से मुराद बाकी दुनिया से गए हैं। जितने साइंटिस्ट नोबेल इनाम याफ्ता है, वो कोई स्वीडन है, स्वीडिश है, वो की जर्मन है, वो की फ्रेंच है। क्यों? वो इंग्लिश है। क्यों? कि अमेरिका ने जहानत इंपोर्ट की है। अब पहले यूनिवर्सिटियां बनाई, माहौल बनाया, और फिर कहा इंपोर्ट करो जहानत। वो सारी इंपोर्ट करके ले गया, और उसने अपना मुआशरा बनाया, इसमें कोई बहस नहीं है। उसने अपनी कसीरुल सकाफती पहचान बनाई। और मैं जब फिल्म पढ़ रहा था, जब पढ़ता हूँ हिस्ट्री को, तो उसमें बड़ा दिलचस्प वाकया है कि 1930 तक और 40 तक ये सारी यूरोपीय कौमें अपनी अपनी फिल्म में दुनिया को रूल कर रही थी। फ्रेंच सिनेमा, जर्मन सिनेमा, इटालियन सिनेमा, इंग्लिश सिनेमा, कहने की बात नहीं है। अमेरिका का हॉलीवुड, अब ये बिल्कुल एक मैं सिमिलरिटी बता रहा हूं कि किस तरीके से अमेरिका ने तिजारत में, इकोनॉमिक्स में, साइंस में एक रुतबा पाया है। तो उसमें
हॉलीवुड अभी वजूद में नहीं आया उस। तो अमेरिका ने क्या किया, 40 के बाद उसने सारे दफातर खरीदे और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन के सारे दफातर न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए और वहां से बिजनेस शुरू हुआ, फिर वहां से वो लॉस एंजलिस मुंतकिल हुआ, और ये पूरी हिस्ट्री। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ये डायलेक्टिक्स हैं, ठीक है, इन डायलेक्टिक्स को समझना चाहिए कि सब क्यों होता है। और उसके बाद उसने यूरोप का सारा फिल्म मेकर्स जितने बड़े बड़े थे, आइजनस्टाइन से लेकर रूस से लेकर सबको वो अपने यहाँ ले गया। और उसने कैसे ले गया, उसने सिर्फ ये किया कि उसने कहा मेरे पास लैब्स हैं, मेरे पास आपके पास फैसिलिटीज हैं, मेरे पास सरमाया है, आओ फिल्में बनाओ, आओ मैं तुम्हें ये देता हूं। और तो वो लोग चले गए, फिल्म था, आना था, बेशुमार है। और फिर वो हॉलीवुड की एम्पायर वजूद में आ गई और वो आज तक वजूद में है, और नेशनल सिनेमास का वजूद खत्म हुआ। और सबसे पहले ये वजूद इसलिए खत्म हुआ कि अंग्रेजी बोलने वाले जो मुल्क थे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनको सेटबैक इसलिए हुआ कि अमेरिका खुद अंग्रेजी फिल्में बना रहा था, तो ये खुद ही खत्म हो गया। तो इस तरह ये दुनिया का निजाम है, दुनिया का सुपर स्ट्रक्चर कल्चर जो है वो डोमिनेट करेगा, करता है। हमें उस अम्ब्रेला के नीचे जो देखना है वो ये देखना है कि हमारी ताकतें कहाँ हैं। हमारी ताकत अगर हमारे लिटरेचर में है, हमारी जबान में है, तो खुदा के लिए उस ताकत को कमजोर नहीं होने देना। असल बात ये है, अगर हमने उसको कमजोर होने दिया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आपका रोने वाला कोई नहीं होगा। आप एक डेड कल्चर और एक डेड जबान के जो है के ऊपर बैठे होंगे। तो इस वक्त जो जरूरत है, मैं यूसुफ खुश को इसलिए मुखातिब कर रहा हूं कि हमारा डायलॉग उनसे इसी बेस पर होता है कि स्टेट का एक रोल होता है कि किस तरह से जबानों को और उसके लिटरेचर की हिफाजत करनी है। मसनूई तौर पे हिफाजत नहीं करनी, नहीं चाहिए मसनूई तौर पर हिफाजत। क्या आप किसी को इनाम दे देते हैं तो ये कोई बात नहीं है, नो। असल काम ये है जो साहित्य एकेडमी दिल्ली ने किया कि तमाम जबानों के तराजिम दूसरी जबानों में करा दिए, दोनों को जोड़ दिया। आज कन्नड़ी से लेकर मराठी तक और छोटी से छोटी जबान भोजपुरी तक का लिटरेचर अंग्रेजी में भी मौजूद है और उर्दू में भी मौजूद है, हिंदी में भी मौजूद है और बाकी जबानों में भी मौजूद है। ये होता है इदारों का काम। इदारों का काम सिर्फ इनाम देना नहीं होता। सो मैं ये समझता हूं कि जो सिंटेक्स है, जो फैब्रिक है वो हर कल्चर का, उस फैब्रिक को जर्ब नहीं लगनी चाहिए, वो रहना चाहिए। वो रहेगा तो उस डाइवर्सिटी की ताकत आपको कहीं महसूस कराएगी कि आप मौजूद हैं। सो मैं यही दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता था कि दुनिया में डरने की कोई जरूरत नहीं। हर मुआशरा कसीर सकाफती हो चुका है, पूरी दुनिया, सारी दुनिया की कुजीन खा रही है, लिबास पहन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो अपनी शनाख्त की नरगिसियत में गिरफ्तार है उसको देखना हमारी जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर असगर अलीम सैयद साहब, और बहुत अहम गुफ्तगू की है इस मौजू के हवाले से, और ख़ास तौर पर साउथ एशिया के तनाजुर में डॉक्टर साहब ने बहुत ही बलीग गुफ्तगू की है। सकाफत की ज़रूरत और ताकत का पहलू का एक नुक्ता उठाया उन्होंने। इसी तरह सकाफती बर्तरी का जो जोम हमारे यहाँ रहा है उसके हवाले से डॉक्टर साहब ने बात की है। इसी तरह सुपर स्ट्रक्चर कल्चर के मुकाबले में हमारी ताकत क्या है, जुबान, शायरी, अदब क्या बनती है, उसको तलाश करने की ज़रूरत है। और ये बहुत गुफ्तगू, अहम गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने की है। मैं आखिर में मुल्तमस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब से कि वो इस मौजू के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब। मेरे लिए यकीनन बोलना अब मुश्किल हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियां, उन्होंने कई हवालों से जो है वो उसके तमाम पहलुओं को कवर कर दिया। जैसे बतौर नकाद और समाजी साइंटिस्ट हमारे दोस्त
नासिर अब्बास नैयर साहब ने कई पहलू कवर कर लिए उसमें, और उसके बाद डॉक्टर नजीब जमाल साहब ने अदब के आईने में ख़ास तौर पर जिस तरह सकाफ़त जो है वो हमारे यहाँ नज़र आ रही है, रिक्श का एक बेहतर ज़रिया, उस पर बात हुई। और असगर नदीम सैयद साहब जैसी शख्सियात, तो ये कल्चर प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं। मैं ये मानता हूँ कि कल्चर पैदा करने वाले जो शख्सियात हैं, किसी भी कौम का, किसी भी इलाके का, किसी भी खित्ते से वाबस्ता चीज़ों को, तो जाहिर है कि इनकी गुफ्तगू के बाद मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जावियों पर रोशनी डालूँ। सबसे पहले तो सरगोदा के दोस्तों को, और ख़ास तौर पर आपकी सरगोदा से जो मोहब्बत है कि इस फेस्टिवल को आप कंटिन्यू किए आ रहे हैं, और ये अच्छी रिवायत है। यकीनन आज लाइव शायद इसको कुछ दोस्त मज़ीद बाद में भी सुन सकें, लेकिन ये तसलसल रहना चाहिए, जिसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और ये पूरी टीम जिसने ये काम किया है। मैं इस टाइम की महदूदियत को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ 3 ज़ावियों से हल्के इशारे करके और फिर अपने उस मौजू की तरफ आ जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी नौजवान भी देख रहा हूँ कि वो लाइव सुन रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि सकाफ़त है क्या, उसके बाद कसीर सकाफतियत जो है उससे हम ये देखेंगे कि उसका वो क्यों और कैसे जो है वो बढ़ हो जाती है, और फिर आपका सवाल जो है वो कि कसीर सकाफती मुआशरे में जो शनाख्त का मसला है उसकी तरफ जो है वो। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि सकाफत है क्या या उसको समझने की कोशिश करें, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके आदाब हैं, उसकी नशिस्त व बर्खास्त है, या हम यूँ कहें कि उसकी रसूमात हैं, रिवायात हैं, या फ़नून लतीफ़ा है, ये सब सकाफ़त के बुनियादी जुज़ हैं। यानी सकाफ़त कई अज्जा का मजमुआ है, ये हमें एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी होगी। और उसके बाद ये कि सकाफ़त जो है वो इंसान की तख्लीक है, ये भी हमें जहन में रखना होगा कि वो फितरी तख्लीक नहीं है ना। अगर मैं ये कहूँ कि सकाफ़त किस तरह इंसानी तख्लीक है, तो फितरती मनाजिर, मसलन किसी भी जगह पर अगर हम कहें कि आसमान है, सितारे हैं, सूरज है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये फितरती मनाजिर जो है ये ऑलरेडी मौजूद हैं, ये सकाफ़त नहीं है। लेकिन इस पहाड़ दरख्तों के बीच में जो है वो हल चलाना या उसके अंदर एक झोंपड़ी को बना देना, ये सकाफत का आगाज है। तो मेरा ये ख्याल है कि सकाफत के दायरे में जो है इस तरह की चीज़ों को जब जो कि इंसानी अक्ल से जुड़ी हुई हैं, तो उन इंसान का जो पैदा करदा माहौल है दरअसल वो सकाफत है, कुदरत का पैदा करदा माहौल नहीं। हमने जो सकाफत को डिफाइन कर रहे हैं या हम जिस सकाफत पे बात कर रहे हैं वो इंसान के पैदा करदा जो है वो माहौल से वाबस्ता है, और उसके जो जुमला कारनामे हैं वो जिस जिस खित्ते में जिस जिस तरह से जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, उसकी कल्चर उसकी सकाफत में वही निखार जो है वो हमें नजर आता चला जाएगा। अब दूसरे नुक्ते की तरफ के हम कसीर सकाफतियत की तरफ जो है वो चलते हैं। बड़ी खूबसूरत अंदाज से जो है वो गुफ्तगू हुई है, लेकिन माहिरीन जो बशरियात हैं वो इस बात पे मुतफिक है कि 300 के करीब जो है ना वो सकाफतें इस दुनिया में पाई जाती हैं। ये उनका नुक्ता नज़र है जिस पे अक्सरियत जो है वो माहिरीन बशरियात की जो है वो मुतफिक है कि ये 300 सकाफतें या 300 सकाफतों के दायरे जो है वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन इन 300 सकाफतों के दायरों के अंदर अगर आप झांकने की कोशिश करें तो फिर आपको वहाँ पर छोटे छोटे दायरे और नज़र आते चले जाएंगे, या यूं कहें हम कि एक बड़े इज्तिमाई कल्चर में जो है फिर आपको सब कल्चर्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा यानी आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूं कि दुनिया में 7 बरे आज़म हैं। अब अगर हम सिर्फ 4 बरे आज़मों की बात करें मजमूई तौर पर, जिसमें अमेरिका की हम बात कर लें, जिसमें हम यूरोप की बात कर लें, जिसमें हम जो है वो एशिया की बात कर लें, जिसमें हम अफ्रीका की बात कर लें, तो बड़े पैमाने पर आपको ये चारों के अंदर जो है ना जूम किए बगैर अगर आप देखेंगे तो चारों आपको एक इज्तिमाई तौर पर सकाफत के एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ रंग जो है वो आपको उसमें नजर आएंगे। अब इसी तरह अब मजीद हम उसको जूम करें, यानी हम दाखिल हो जाएं अपने एशिया के अंदर, यानी
एशिया के कल्चर के अंदर अगर हम आ जाएं, आप चाइना को देखें, आप जापान को देखें, अरब रियासतों को आप देखें, और उसके बाद आप जनूबी एशिया की सूरत हाल जो है वो उसमें देखें, तो वहाँ पर आपको फिर ये छोटी छोटी सकाफतों के दायरे जो है वो आपको नजर आएंगे। अब जैसे हम क्लिक करके मजीद जूम करने की कोशिश करते हैं, यानी जनूबी एशिया के दायरे में अंदर हम चले आए पाकिस्तान की तरफ, ना अपने मुल्क की तरफ हम चले आए, जिसपे काफ़ी जो है वो आम और सब उसके कई खित्तों को घूम भी चुके हैं, देख भी चुके हैं और उसको जानते भी हैं। तो पाकिस्तानी सकाफत के दायरे पर नज़र डालेंगे तो आपको 6 सकाफतें बड़े पैमाने पर नज़र आएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के सकाफत का रंग आपको जो है वो बड़े पैमाने पे इज्तिमाई उस सूबे में अलग दिखाई देगा। कश्मीर का जो है वो अलग रंग नजर आएगा। इसी तरह पंजाब का अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो अलग है, सिंध का जो है वो आपको अलग नजर आएगा, बलूचिस्तान का जो है वो इसी तरह जो है वो ये सकाफती दायरे आपको पाकिस्तान में 6 मिलेंगे। अब रही बात ये कि इनमें से अगर किसी भी एक दायरे को, इन 6 दायरों में से किसी भी एक दायरे को अगर आप फिर जूम करेंगे, फिर आप खोलने की उसको कोशिश करेंगे, या किसी भी एक कल्चर का तज्जिया करने की आप जब कोशिश करेंगे, तो उसमें फिर छोटे छोटे तर्ज जिंदगी आपको नजर आएंगे। और इस तरह मैं मजीद इसको अगर आसान करूं तो, क्योंकि माहिरीन लिसानियात भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर हम उसको मजीद सुकेड़ने की कोशिश करेंगे या मजीद उसको ब्रॉडर स्केल पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो डिवीजन की सतह पर, जिले की सतह पर लोगों का बर्ताव, लोगों का बिहेवियर, लोगों के वे ऑफ अप्रोच जो है वो आपको मुख्तलिफ नजर आता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह फिर मजीद नीचे चले जाएं तो आपको किसी भी शहर, एक शहर के लोग दूसरे शहर के लोग से थोड़ा सा बिहेव करता हुआ मुख्तलिफ दिखाई देंगे। इसी तरह गांव में आ जाए आप, एक गांव के लोग दूसरे गांव, इसी गांव में फिर मोहल्ले में आ जाए, मोहल्ले से फिर आप एक घर में आ जाएं तो घर में भी अगर 4 अफराद मौजूद होंगे तो उनके बिहेवियर में आपकी अपनी राय उस फैमिली मेंबरान के मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि कल्चर जो है वो फर्द वाहिद पर खड़ा है, वो उसका जुज़े अवल भी है और उसका जुज़े आखिर भी है। अगर आप उसको उल्टे कदम चले जाएं तो आप उसको जुज़े आखिर देख लें, अगर आप सीधे कदम से जो है वो उसको स्टार्ट लेते हैं तो जुज़े अवल से जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लिहाजा कल्चर जो है वो इंसान से, इंसान के अक्ल से और उसकी जो है वो इजादात से जुड़ा हुआ है और उसकी फहम से जुड़ा हुआ है। अब हमारे सामने जो है, यानी गुफ्तगू को समेटते हुए सारे मंजरनामे को अगर हम सामने रखें तो सकाफत के कम से कम 3 पहलू हमारे सामने आते हैं। एक मादी पहलू है, दूसरा मुतहरिक जिसमें खासतौर पर रसूमात आ जाती हैं, हमारी शादी ब्याह की रस्में आ जाती है। मादी पहलू से मुराद यह है कि जो कुदरती असेट हमारे पास मौजूद है, हर इलाके में कुदरती असेट मुख्तलिफ हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर समंदर हैं, जाहिर है कि वो सारी उस कल्चर को जन्म देने में उनका बहुत अहम रोल होता है। अच्छा, फिर मुतहरिक चीज़ें जो है जिसमें हमारी रसूमात हैं वो इनसे जुड़ी हुई हैं, मादी पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें शादी ब्याह की रस्में हों या तदफीन की रस्में हों, ये भी जो है वो उस कल्चर को आपकी आइडेंटिटी के तौर पर कुछ बुनियादी जुज़ों के साथ जो है वो आगे चलता है। उसके बाद आता है अमली पहलू। ये अमली पहलू बेसिकली जो है फिक्र से बिलोंग करता है। ये कल्चर की दर्जा बदर्जा तरक्की और कल्चर को खास तौर पर जो है वो प्रोमोट करने में, जिसका इशारा असगर नदीम सैयद साहब ने भी किया, तो वो उसमें एक बुनियादी किरदार अदा करता है और गैर महसूस तरीके से। ये अमलियत को अगर मैं घड़ियाल के कांटों से जो है इसको तशबीह दूं तो ये घंटे वाला कांटा है, जो आपकी नस्लें उसको तो मजमूई तौर पर तारीख के आईने में जाकर देख सकती हैं, लेकिन हम और आप उसको जो है वो कीन ऑब्जर्वर के तौर पर नोटिस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जीनियस लोग पहले से उनके अंदेशों के मुतालिक जो है वो आगाहियां दे देते हैं। तो अब रही बात यह कि सकाफत की ख़त्म होने का जहाँ तक ताल्लुक है, या सकाफत के अज्जा को जो है वो डेंजर जोन में जाने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मेरी ये राय है कि इंसान जो है ना वो ख़ास तौर पर कोई भी सकाफत वो एकदम से ख़त्म नहीं होती ना। उस सकाफत की बेसिक चीज़ जो बिलोंग करती है वो, लेट मी अलो टू से, कि वो मफादात से जुड़ी होती है ना। सकाफत के वो जुज़ जो जिंदगी को फायदा पहुंचाते हैं वो तो लोगों की दिलों में जो है ना वो उनकी जड़ें जो है वो चली जाती हैं और गहरी होती चली जाती हैं। लेकिन सकाफत के वो जुज़ जिनकी ज़रूरत नहीं रही या जिनकी मानवी अफादियत नहीं रही, हम और आप रस्मन बेशक उन चीज़ों को काबू करके और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहें,
लेकिन ये फितरी अमल है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक तो आप उसको चला सकते हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन उसको कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उसकी मानवीय अफादियत जब नहीं रहेगी उस सकाफत के पहलू की, तो डेफिनेटली उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा पहलू जो है वो हमें आ जाएगा और वो उस कमजोर पहलू को जो है हटा दे। हाँ, बाज दफा ये भी होता है कि कुछ चीजें हमें महसूस होता है, वो हमारी ओवरऑल सोसाइटी की नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए मैं बात करता हूँ, कि हमें ये महसूस होता है कि ये अब हमारी सकाफत के खैर ज़रूरी चीज़ है और नई सकाफत को हमने एडॉप्ट कर लिया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बात करूँ मट्टी के बर्तनों की, दुनिया भर में मट्टी के बर्तनों से जो है वो सकाफत जुड़ी हुई है ये सकाफत, लेकिन जब उसको जिस्त ने, जब उसको स्टील ने, जब उसको शीशे ने रिप्लेस कर दिया, तो एक अरसे तक जो है उन मट्टी के बर्तनों की मानवियत और अफादियत जो कि हमारी जिंदगी के रोजमर्रा का हिस्सा थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। लेकिन अब जब साइंस उस पर बात कर रही है, जिस पे अभी वो परफेक्ट जो है वो अभी तक स्टेटमेंट्स नहीं आई हैं साइंटिस्ट की, लेकिन जब अब वो बता रहे हैं कि जिस और स्टील और शीशे के या माइक्रोवेव इस तरह की चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सेहत पर उतने बेहतर असरात नहीं पड़ते जितने के, या मुज़र असरात नहीं पड़ते जितना के मट्टी के बर्तन को यूज़ करने से तो पड़ते थे। तो डेफिनेटली अब आप देखें कि आप बड़ी बड़ी होटलों में जब जाएंगे, जिसमें एक ज़माने में हम इसलिए जाते थे कि वहाँ यूनिक किस्म की चीज़ें जो है वो हमें मुयसर आती थी, लेकिन अब उन होटलों में आपको फिर हांडी जो है वो मुयसर आएगी, वहाँ पे आपको फिर ठेकर के बर्तन जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा उसकी मानवियत या यूं कहना चाहिए अफादियत जो है उसकी जैसे ही प्रूव होती चली जाएगी तो वो चीज़ जो है वो सर्वाइव करेगी। इसी तरह आप इस छोटे से जुज को जो है वो बड़े पैमाने तक भी जो है वो ले जा सकते हैं। अब रही बात ये कि कल्चर जो है ना, बेसिकली तख्लीक में ख़ासतौर पर आबो हवा जो है कल्चर तख्लीक करने में, उसमें ज़मीन और काश्त जो है वो उसके लाजमी जुज़ हैं, आप और हम सब इसको जानते हैं। अब मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है उसको देखें आप, उसमें बुलंदो बाला पहाड़ भी हैं हमारे पास, खुदा का शुक्र है, उसमें संगलाख पहाड़ भी हैं, बहते दरिया भी हैं हमारे पास, जरखेज मैदान भी हैं, तपते रेगिस्तान भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरत साहिल समंदर भी है और साल के 4 मौसम भी हैं। अब जब फितरत के ये मुख्तलिफ अनासिर मिलकर पाकिस्तान को खूबसूरत बनाते हैं, तो इन मुख्तलिफ कुदरती मनाजिर में रहने वाले इंसानों की जो तख्लीक करदा सकाफतें हैं उनका मुख्तलिफ होना भी फितरी बात है। यानी पाकिस्तान की मजमूई तस्वीर को जो दिलफरेब रंग मिले हुए हैं, या ये जो चीज़ें चंद मैंने आपके साथ बयान की, तो वो एक्चुअली उसको कलरफुल बनाती हैं। और इस जाविये से हम देखें तो पाकिस्तान में बसने वाले खित्ते में ख़ासतौर पर ये ज़मीन जिसका असगर नदीम सैयद साहब ने इशारा किया कि ये सदियों पुरानी है। आप देखें कि मोहनजोदड़ो से जो मिलने वाली बैलगाड़ी का जो पहिया है, आज भी आपको जो है, हम बेशक कहें कि 5000 साल पुरानी जो है ना इस तहजीब से वो चीज़ें मिली हैं, लेकिन आज भी आप गांव में किसी दूर दराज इलाके में चले जाएं तो वो पहिया जो है वो काबिल इस्तेमाल है और इस्तेमाल हो रहा है। तो कल्चर में इतनी तब्दीली तेज़ी से नहीं आती जितना हमें खौफ है कि शायद ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कसीर सकाफतियत, मैं जिस नुक्ते पर जोर देना चाहूँगा कि कसीर सकाफतियत जो है वो हमारे जैसे ममालिक जो हैं उनमें उनको मजीद मजबूत जो है और पाइंदा बनाती है, और ख़ास तौर पर ये हमारा मुश्तरका असासा होती है जिस पर जो है वो कौमें नाजा हैं और हम भी उस पर जो है वो फ़ख्र करते हैं। हम इस चीज़ पर फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान में साल के 4 मौसम हैं। हम इस चीज़ पर फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फसलें हम उनसे हासिल करते हैं इन मौसमों की बदौलत। हम इस चीज़ पर भी फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान के पास बुलंद बाला पहाड़ हैं और उनमें मादनियात हैं। यानी आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो वहाँ पर यही चीज़ें होती हैं जिनको आप प्राउडली जो है वो पेश करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बहते दरिया हैं जो हम कहते हैं कि जी हमारी ज़मीन ज़रखेज़ है कि वो उसको सरियाब कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर सोना उगलते हैं ये दरिया जो है, यानी उस ज़मीन से, और इस चीज़ पर हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे पास रेगिस्तान है और उन रेगिस्तानों में काला सोना जिसे कोयला हम कहते हैं, वो गैस है, वहाँ पर तेल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दुनिया के, अच्छा फिर हमारे पास समंदर है जो पूरी दुनिया के साथ हमें जोड़ देता है। लैंड लॉक कंट्री हम नहीं है, हम पूरी दुनिया के साथ उस समंदर से, बेशक हवाई रास्ता हो ना हो, लेकिन उसके जरिए से हम जो है वो पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं।
تو جب ان ساری چیزوں پر ہم فخر کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ ان خطوں میں جو لوگ بسنے والے ہیں ان کی جو منفرد ثقافتیں ہیں وہ مل کر پاکستان کی ثقافت کو گلدستے کے روپ میں جو ہے دنیا کے دوسرے ملکوں سے یونیک بنا کر پیش کرتی ہے. اور یہ ہماری آئیڈینٹی ہے جو مجموعی طور پر جو ہے پاکستانی ثقافت جو ہے گلدستے کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ کثیر ثقافتیت والے تمام ممالک، نہ صرف پاکستان بلکہ تمام ممالک جو ہے ان میں شناخت کے حصول کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ فخر کی بات ہونی چاہیے کہ وہاں کے باشندے ایک ایسے ملک کے وارث ہیں جس کی ثقافت ایسی ہی رنگین ہے جیسے خدا کی کائنات. بہت شکریہ. عامر سہیل آپ کی مائک بند ہے، آواز نہیں آ رہی. جی بہت معذرت، میں مائک کھولا بھول گیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، ثقافت کے بنیادی عناصر پہ روشنی ڈالی، اسی طرح ثقافت کے مختلف جو پہلو تھے، مادی پہلو، متحرک پہلو اور اس کے عملی پہلو پر انہوں نے بات کی. اسی طرح ضرورت جو ہے وہ ثقافتی ارتقاء، اس کی بڑھوتری میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے اس کے حوالے سے بات کی. اسی طرح ثقافت کی مانوی افادیت اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ زور دیا ہے. اچھا، ٹائم ہمارے پاس اب تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے چاروں پارٹیسپینٹ ہیں. ایک مختصر سوال، اگرچہ اس وقت ہمیں تقریباً میرے پاس فیس بک پہ 1000 سے زیادہ کامنٹس جو ہیں اس گفتگو کے بارے میں آ چکے ہیں، جن کو سب کو پڑھنا میرے لیے شاید ناممکن ہے. اور اسی طرح تقریباً کچھ 500-600 سے زیادہ لوگ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں، اور بہت زیادہ کامنٹس ہیں، میری توقع سے بھی بہت زیادہ. تو کچھ سوالات ہیں جو میں نے جلدی سے کچھ ڈھونڈے ہیں، کچھ اپنے دوستوں نے جنہوں نے کامنٹس کیے ہیں. میں پہلے مجھ سے کر لو کیونکہ میں پھر زیادہ دیر میں یہاں رہ نہیں پاؤں، میرا آگے لیکچر ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ بلکہ مجھے کامنٹس میں وہ سوال مل رہا ہے کہ کیا واقعی کسی حتمی ثقافتی شناخت کی ہمیں ضرورت ہے، کہ کیا ہمیں واقعی کسی حتمی ثقافتی شناخت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ شاباش، بہت اچھا سوال ہے. بالکل نہیں. دنیا میں ایک آئیڈینٹی نہیں ہوتی، ایک سے زیادہ آپ کی آئیڈینٹیز ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی دوسری آئیڈینٹی پہلی سے کم نہیں ہوتی. یہ ایک جس زمانے میں ہم آ گئے ہیں وہ اس زمانے میں اب چیزیں آپس میں جو ہے وہ مل کے اسیمیلیٹ ہو کے معنی دے رہی ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت کے تحت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے اور رواداری کے رشتے ہی نے آگے بڑھنا ہے، تبھی یہ دنیا قائم رہ سکتی ہے. اور اس سے پہلے جو 2-3 جنگیں دنیا نے سہ لیں تو اس کے نتیجے میں اس نے بہت سارے سبق سیکھے، اور انہی میں سے جیسے میں نے گفتگو کی تو میں یہ سمجھتا ہوں تمام جو یوسف خوش صاحب نے پاکستان کے گلدستے کی بات کی اور موسموں کی اور پھلوں کی، ہم اس سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ڈائیورسٹی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے آسان کیا ہے، تو ہم کیوں نہ اس اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے لے کے چلیں کہ جو سبق وہ ہمیں دے رہا ہے کہ اتنے پھل ہیں، اتنے موسم ہیں، اتنی زمینیں ہیں، اتنے انسان ہیں، اتنی اٹھنا بیٹھنا ہے، سارا کچھ ہے. تو بھائی یہ سارے مزاج ہیں، ان مزاجوں کو آپ قبول کریں گے، کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ بہت سارے جو ثقافتی مظاہر ہیں ان سے جڑ جاتے ہیں. جب آپ اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا دائرہ تجربے کا، آپ کا دائرہ محسوسات کا، آپ کا دائرہ ویژن کا وہ بڑھ جاتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سو اس لیے ہمیں ایک کی تلاش نہ ہے نہ رہے گی، ہم ان سب کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ایک سوال مجھے ملا ہے ناصر عباس نیر صاحب کے لیے. سوالات کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے، اس میں سے ایک سوال جلدی سے میں نے چنا ہے.
सवाल की नौयत ये है कि पाकिस्तान दुनिया में बहुत ज़्यादा तकसीम है, बहुत पोलराइजेशन है। वो तकसीम पाकिस्तानी समाज में भी है, यानी पाकिस्तानी समाज ताकतवर तबके में और कमज़ोर तबके में किसी तरह बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो ताकतवर तबके का जो एक कल्चरल लिंकेज है, वो क्या हमारी धरती से बनता है कि या कहीं और से जाके बनता है? बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम सवाल है। मुझे खुशी है कि फेसबुक पे बहुत संजीदा अजहान भी मौजूद होते हैं और उन्हें ये फिक्र भी है जो कुछ दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, और इन जो दानिशवराना मौज़ूआत हैं उनसे गहरी दिलचस्पी भी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कसीर सकाफती दुनिया है, ये जितनी खुशकुन अपनी इस इस्तिलाह की मदद से नजर आती है, अंदर से उतनी खुशकुन नहीं है। यानी बज़ाहिर ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी तनव्वु हमें बहुत मुतवज्जे करता है, हमें इसमें बहुत कशिश महसूस होती है, लेकिन जैसे ही हम इसकी जो ऊपर वाली परत है वो उठाते हैं तो नीचे बहुत हमें अफरीत और बहुत आसेब नजर आते हैं। क्योंकि इस कसीर सकाफती दुनिया को जो वजूद में आई है, वो उसमें जो ताकत के मराकज़ हैं और ताकत का जो साख्ते हैं, उनका बहुत किरदार है। अगर ऐसी कसीर सकाफती दुनिया होती कि जिसमें तमाम सकाफतों को यकसा जो मौक़े और यकसा उनका दर्जा होता, वो मिलता, तो फिर ये हमें बहुत जैसी ऊपर नजर आती अंदर ही होती, लेकिन अंदर ऐसी नहीं है। अंदर जो है, जो ताकतवर कल्चर हैं और उनके पीछे जो कुछ ताकतवर कुव्वतें हैं, वो हमेशा जो दूसरी सकाफतें हैं या दूसरी लोग हैं, सकाफतों के लोग और उनके जो बहुत से हकूक हैं, उनको पामाल करने की कोशिश करते हैं और उसी के नतीजे में ये तकसीम वजूद में आती है। यानी वो जो डिवीजन है, वो मतलब जैसे अब अमेरिका का जिक्र हुआ कि अमेरिका ने एक बज़ाहिर बड़ी एक मल्टी कल्चरल वर्ल्ड पैदा की, लेकिन उसी अमेरिका में आप देखते हैं कि अभी ट्रंप का दौर खत्म हुआ है, तो उसने किस तरह वो वापस जो एक एसेंशियलिज्म था उसका तस्वुर उसकी तरफ, एक रेसिस्ट उसने पैदा की। खुद हम अपने भारत में देखते हैं कि वहाँ आपको ये उसी तरह की एक जो एक मोनो सकाफत है उसकी तरफ, हिंदू सकाफत की तरफ जानने की कोशिश मिलती है। खुद हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह की हमें कोशिशें मिलती हैं। तो ये तकसीम तो आपको बाकी दुनिया में भी नजर आती है, यहाँ भी नजर आती है। और सवाल ये है कि ये तकसीम किसने पैदा की? देखिए, तकसीम पैदा करने वाले वो लोग हैं जिनको दुनिया को चलाने का इख्तियार है, और आज खास तौर पर जो तीसरी दुनिया के ममालिक है, जो हमारे जैसे आज़ाद मुल्क बज़ाहिर आज़ाद हैं लेकिन हकीकत में आज़ाद नहीं है, इस दुनिया को चलाने वाले भी इस मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं। जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस था वो भी इसी तरह इसको बाहर से चलाया गया, और इस कॉलोनियल पीरियड के जो बज़ाहिर खात्मा है, जो इल्यूजन है, हम एक नए जो कॉलोनियलिज्म है उसमें जी रहे हैं। इसमें भी जो हमारी बहुत सी तकसीम नजर आती है, इसका अगर आप सबब तलाश करें वो भी बाहर नजर आता है। मसलन आप वो मंटो के अंगल साम के खतूत पढ़ लें, उससे भी आपको नजर आता है कि दुनिया का जो नया नक्शा बनाया गया और जो नया मुल्क वजूद में आया गया, तो इसमें जो बाकी जो कोल्ड वार चल रही थी, कल्चरल वार चल रही थी, पाकिस्तान में जो इतनी तब्दीलियां आ रही थी, सियासी तब्दीलियां, कल्चरल तब्दीलियां और बेशुमार तब्दीलियां, तो उनका जो नक्शा था, जो ब्लू प्रिंट था, वो बाहर तैयार किया जाता था, तो यहाँ किया जाता, तो अब भी तो लिहाजा हाँ। लेकिन अगला सवाल ये कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है? तो जाहिर है सबसे पहले तो हमें अपना अपना जो मुल्क है, इसमें जो तरह तरह की तकसीम है, वो यानी अब देखें ना, हम कहते हैं कि पाकिस्तान, ये बज़ाहिर बड़ा खुशकुन आइडिया कि पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या है कि क्या तमाम सकाफतों को बराबर उनको अपने इजहार के मौके हासिल हैं? हम ये इसकी तायीद जरूर करते हैं कि मौके हासिल होने चाहिए, लेकिन हकीकत में मौके हासिल नहीं है। कुछ जो सकाफतें हैं उनको वो ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, और बाकी जो बहुत सी सकाफतें हैं वो महरूम हैं। तो लिहाजा और इसके जो जिम्मेदार है वो कुछ तो ज़ाहिर है बाहर से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम इसमें ये कोई राज की बात नहीं है कि हमारी सारी जो मुआशी पॉलिसी है वो IMF बनाता है, इसमें कोई राज नहीं है, वो बनाता है। अब जब IMF आपकी मुआशी पॉलिसियां बनाती है तो उनका, इसी तरह आपकी जो तालीमी पॉलिसियां हैं वो कहाँ बनती हैं, लेकिन कोई खुल पे बात नहीं करता, पता है सबको है कि ये भी, तो लिहाजा तालीमी पॉलिसी बनाने से ही आपकी जो सबसे बड़ी तफरीक है वो वजूद में आ जाती है।
पाकिस्तान में जब हम जैसे तफरीक की बात करते हैं, उसका एक बड़ा जो मरकज है या उसका जो सबब है वो आपका मुनकसिम तालीमी निज़ाम है। एक जो छोटा सा तबका है जिसको हर तरह के जो मुराद हासिल है, और एक जो बड़ी आबादी है वो खा किसी भी सूबे में रहती हो, पाकिस्तान किसी से में रहती हो, वो बहुत महरूम है। तो इसका बायस वो आपकी तालीमी पॉलिसी है। तो तालीमी पॉलिसी कहाँ बनती है, उसमें हमारा कितना स्टेक होता है। अभी HEC ने जो PhD का जो नया सिलसिला शुरू किया है, तो PhD जिन लोगों ने करवानी है, जिन यूनिवर्सिटी ने करवानी, उनको कभी लिया ही नहीं गया। इसका मतलब ये कि PhD की पॉलिसी कहीं ना कहीं तो बनी है ना। तो ये जो तफरीक है, ये इसमें कोई शक नहीं कि इसका जो ओरिजिन है हमें वो उससे बाहर नजर आता है। लेकिन अब सवाल ये कि इस तफरीक को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम मेरे ख्याल उसको समझ सकते हैं और इस तफरीक के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और इस तफरीक के खात्मे के लिए कुछ तजावीज दे सकते हैं। लेकिन ये तफरीक, ये डिवीजन आलमी सतह पर भी है और हमारे मुल्क में हर सतह पर है। लेकिन मैं समझता हूँ जब तक हम अपने तालीमी निज़ाम में एक इनकलाबी और बुनियादी नौयत की नहीं लाते और तमाम इंसानों को यकसा मयारी तालीम के मौके फराहम नहीं करते, हम ये दावे करते करते और सुनते सुनते हम थक गए हैं, इसको अमला नहीं लाते, तो ये जो डिवीजन है वो मौजूद है। आप देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के, आला यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए तालिब इल्म, उनका सोचने का तरीका, उनका वर्ल्ड व्यू, और बेचारे जो बिल्कुल एक निचले दर्जे के स्कूल, सरकारी स्कूल है, उनका वर्ल्ड व्यू, जो मदरसों से निकलने वालों का वर्ल्ड व्यू, बिल्कुल ये दानिशवराना बातें हम जितनी कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि वो शायद हमारी आवाज भी, हमारे तसव्वुरात को शायद समझने में भी उन्हें मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उनको वो मौके नहीं दिए गए कि जहाँ उनके अंदर की जो क्रिटिकल थिंकिंग है या उनके अंदर जो क्रिएटिव है एक सलाहियत है, उसको नशो नुमा का उसको मौका भी मिले। तो मेरा ख्याल है जब तक हम बुनियादी तालीमी सतह पर ये कोई बुनियादी तब्दीली नहीं लाते तो ये डिवीजन खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये डिवीजन मौजूद है और हर सतह पर है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर, आपने बहुत जामे जवाब दिया है। एक मुख्तसर सवाल के लिए मैं अब जहमत दे रहा हूँ डॉक्टर नजीब जमाल साहब को, और सवाल ये पहुंचा है कि क्या सकाफती शनाख्त अक़दारी निज़ाम के ताबे होती है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक जो अक़दारी निज़ाम है और जो जिसका यानी गलबा है, यूं समझ लीजिए कि जैसे मसलन हम ये कहें कि दुनिया में अब जो जदीद रियासत का तस्वुर है या उसमें जो एक जारहियत हमें नजर आती है, या हम ये कहें कि तिजारत के गलबे का एक बड़ा दौर है, और बाज़ मुल्कों की जो तिजारत है उसका इतना इस कदर गलबा है कि कुछ जो दूसरी या तीसरी दुनिया के मुल्क हैं वो सांस भी नहीं ले पा रहे, या हम ये कहें कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां जो रियासती जबर का शिकार हैं और नाइंसाफियों का शिकार हैं, महरूमियों का शिकार हैं। अभी तालीमी पॉलिसी की बात कर रहे थे नासिर, तो मुझे हैरत होती है कि आखिरी तालीमी पॉलिसी जो है वो हमारे यहाँ 1997 में आई थी और आज 24 साल हो गए हैं कि हमारे यहाँ कोई तालीमी पॉलिसी नहीं है। हमारे HEC के चेयरमैन को इसलिए हटा दिया जाता है कि उसका ये कहना है कि शायद मुझ पर ये दबाव डाला जा रहा था कि जो यूनिवर्सिटियों के पास जमीनें हैं वो जमीनें जो हैं वो गवर्नमेंट की मिल्कियत करार दे दी जाएं। इस तरह की बातें जो हैं ये जाहिर है एक इक़्तिदारी निज़ाम के, एक खास तरह के इक़्तिदारी निज़ाम के गलबे की तरफ इशारा करती हैं। तो ये गलबा मौजूद है, लेकिन जो आपका सवाल है मैं ये अर्ज करूंगा कि जो सकाफतें हैं अगर उनको फलने फूलने का मौका दिया जाए, उनकी नशो नुमा होती रहे, उनकी ग्रोथ होती रहे, तो आप यकीन करें कि ये सकाफतें जो हैं वो नए लिसानी नजरियात को भी पैदा करती हैं, नए उलूम को भी पैदा करती हैं, नए तस्वुर ज़ात को, इंसान के तस्वुर ज़ात को, तस्वुर हकीकत को ये जन्म देती हैं। और खास तौर से यूं समझना चाहिए कि जो रियासती जुल्म और जबर है उसको अगर ये सकाफतें बेअसर नहीं बनाती तो यकीन मानिए कि उनको कमजोर जरूर करती है। इसलिए हमें अपनी सकाफतों को की हिफाजत करनी है, अपनी सकाफतों को
हमने परवान चढ़ाना है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब आखिरी सवाल डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब के लिए है। सवाल है अहमद हुसैन की तरफ से कि क्या हमारा समाज खालिस शनाख्त के फिरोग के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, यानी हमारी शनाख्त के लिए जो समाज का जो किरदार होना चाहिए, क्या वो किरदार वो अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये मुझसे सवाल है? जी डॉक्टर साहब आपसे सवाल है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम सवाल है। मेरा ख्याल है कि सवाल करने वाली जो शख्सियत है वो बजाते खुद भी सोसाइटी में शायद नक्काद की हैसियत से इस मुआशरे को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, और उन्होंने हमारे तमाम माहौल को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल उठाया है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि नासिर अब्बास नैयर साहब ने भी दबे दबे अल्फाज में, कहीं खुले खुले अल्फाज में उसकी तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर नजीब जमाल साहब ने भी जो है वो लगी लिपटी नहीं रखी, उन्होंने भी उन चीज़ों को जो है वो वाजे कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि समाज में ख़ास तौर पर जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सन है, हम बजाय इसके कि अपने आप को थोड़ा सा समाज से अलग करके और देखते हैं पूरी सोसाइटी की तरफ कि वो क्या कर रही है और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, या यानी मेरी सोसाइटी को क्या मिल रहा है, तो ये तफरका जहां हम पैदा करते हैं, एक्चुअली ये बड़ा ख़तरनाक है। और यही हमारे डाउनफॉल का बुनियादी सबब है, या उन मुआशरों के डाउनफॉल का बुनियादी सबब है जहाँ पर वो शख्स अपने आप को सोसाइटी से अलग करके सोसाइटी से तवक्कुआत वाबस्ता करता है कि जी उसके लिए जो कुछ भी हो सके और वो उनको जो है वो मिले। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि हम दूसरों पर उंगली उठाएं या दूसरों की तरफ देखें, हमें अपनी खुद ऑडिट करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी की, कि बीइंग अ यूसुफ खुश्क, मैंने इस सोसाइटी से जो लिया है वो कितना है, जो सोसाइटी मुझे दे रही है वो किस अंदाज से और किस फ्लो से आ रहा है, और बीइंग अ यूसुफ खुश्क मैं सोसाइटी को रिटर्न क्या कर रहा हूँ। जब हम बजाते खुद इस चीज पर गौर करना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि मेरा काम जो अभी मैं कर रहा हूँ बीइंग अ यूसुफ खुश्क, मेरा ज़मीर मुझे कहेगा कि वो मुझे 3 गुना करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ने जो सहूलियात हमें फराहम की हैं उसकी बनिस्बत हम सोसाइटी को पे बैक नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये मैंने जैसे अपनी गुफ्तगू में भी कहा था कि कल्चर का बुनियादी जुज़ जो है वो वाहिद इंसान है, और उसकी इज्तिमाइयत जो है वो भी इंसानों के उस पे है, और वो अगर ख़त्म भी होता है तो इंसान पे जाके ख़त्म होता है। तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें कल्चर को प्रोमोट करने के लिए या उसकी आइडेंटिटी को मज़ीद मजबूत करने के लिए या तशख़्ख़ुस को जो है वो फ़ख्रिया तौर पर दूसरों के सामने पेश करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने हिस्से को देखें, बीइंग अ फ़र्द, बीइंग अ फैमिली, बीइंग अ नेशन एंड बीइंग अ ह्यूमन। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल खुद ब खुद जो है वो सुलझ जाए। बाकी इस पे अगर हम गुफ्तगू करना चाहें तो वो एक तवील सिलसिला हो जाएगा, और मेरा ख्याल है कि वो फिर वही बात होगी कि हम मेरे जर्मन प्रोफेसर थे नासिर अब्बास नैयर, उसको जानते हैं। मैं हंस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। नासिर अब्बास नैयर साहब एट द टाइम ही वाज द हेड ऑफ द मॉडर्न इंडोलॉजी डिपार्टमेंट। हम बैठे हुए थे एक दिन, जो है वो उन्होंने मेंजा की तरफ खाना खाते हुए हम गए और कुछ बातों पे यानी हम मुस्तकिल जो है 2-3 दिनों से रिपीट कर रहे थे। तो उसने बड़ा एक खूबसूरत जुमला कहा। उसने कहा कि यूसुफ देखें, आप जिस मुल्क से आए हैं या जो आपका कल्चर है वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि हम जर्मन जो है ना, इस चीज में बिलीव कर, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम कर क्या रहे हैं हम इसमें बिलीव करते हैं। सो हम ये करेंगे 2-3 दफा हमने सोच लिया, नाउ वी हैव टू बी अ प्रैक्टिकल कि अब हम क्या करने जा रहे हैं और अब हमने क्या किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि सोसाइटी में हम आइडियाज़, हम सब लोगों के पास बहुत अच्छे हैं, हम नासे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली हमें प्रूव करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यकीनन ये खिता सबको अजीज हो सकता है अगर आप प्रैक्टिकली, हम अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं, हम जापान की मिसालें दे रहे हैं, हम चाइना की मिसालें दे रहे हैं, पाकिस्तान की मिसालें भी बड़े पैमाने पे दी जा सकती हैं अगर हम सब लोग मिलकर उसी जज्बे के साथ सोसाइटी को पे बैक करें जो कि सोसाइटी से मिल रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं
इतनी शानदार गुफ्तगू के बाद हमारे जो पैनलिस्ट ने की है, सच्ची बात है मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि इस सेशन को मैं ख़त्म करूं। मेरा बहुत से सवालों के जवाब मुझे मिले हैं और बहुत से नए सवालात ने भी जन्म दिया है। और किसी भी गुफ्तगू का, किसी भी मकालमे का सबसे खूबसूरत पहलू यही होता है कि वो जहाँ बहुत से सवालात के जवाबात फ्राहम करता है, वहाँ वो बहुत से नए सवालात की गुंजाइश भी जो है उसमें से निकलती है। तो ये जो गुफ्तगू बहुत समरावर रही होगी हमारे उन तमाम नाज़रीन और स्टूडेंट्स के लिए जो कि सुन रहे हैं। और तकरीबन एक वक्त में 600 से ज़्यादा लाइव लिस्टर जो हैं और व्यूअर जो हैं हमारे मौजूद थे हमारे साथ।